हाँ जी, hello everyone. Am I audible to you guys? Can you please confirm? Am I audible to you? Please confirm once so that we can proceed. हाँ जी, एक बार बता दें प्लीज। चलिए, मनदीप जी का आंसर आ गया है। तो जैसा कि आज आपको सभी को पता है कि आज जो हम रिसेंटली जो पीसीएस का पेपर हुआ है, पीपीएससी पीसीएस का जो पेपर हुआ है, उसे डिस्कस करने वाले हैं। मैं डिस्कस करूंगा कि उसका इंग्लिश का सेक्शन कैसा आया है, ठीक है, और किस टाइप के क्वेश्चंस थे, क्योंकि ये थोड़ा सा यूपीएससी सीसैट से बिल्कुल डिफरेंट होता है, ठीक है। तो वही हम डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। और पहले आप मुझे ये बता दीजिए, क्या मैं ऑडिबल हूँ सभी के लिए? एक बार प्लीज ये कंफर्म कर दें, क्या मैं ऑडिबल हूँ? हाँ जी, बिल्कुल लेंथी पेपर था मनदीप जी। ये विजिबल है? ये विजिबल है सभी को, या और जूम करना है, ये बता दीजिएगा मुझे। ठीक है, नॉट क्लियर। चलो एक बार और देख लेते हैं भाई। अब शायद क्लियर हो गया होगा, है ना आशिमा जी? अब क्लियर हो गया होगा आई गेस ना। चलिए, तो डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। जो इंग्लिश सेक्शन के क्वेश्चंस थे वो हम डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। ये देखो, पहला क्वेश्चन जो है वो आपका दिया गया है, बेसिकली कम्युनिकेशन स्किल और इंटरपर्सनल स्किल से, ठीक है। ए सेट है, सेट ए है मनदीप जी, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन अ मीटिंग रजिता ऑलवेज बिगिंस हर सेंटेंसेस विद आई मे बी रॉन्ग बट, और एक्सक्यूज, और एक्सक्यूज माई impertinence but what style of communication is रजिता फॉलोइंग? देखो, जब भी हम इस टाइप से बात करते हैं ना कि भाई मैं गलत हो सकता हूँ, आपको डिसाइड करना है, मुझे माफ करिएगा, ठीक है, सॉरी, सॉरी से सेंटेंस शुरू करते हैं, तो हम जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं कि पैसिवली हम चल रहे हैं। तो यहाँ पर वही कंडीशन यूज हुई है। देखो, एक आया है आपके पास असर्टिव। असर्टिव तब होता है जब हम चीजों को लेकर के चलते हैं एक तरीके से कॉन्फिडेंट वे में, तो वो कॉन्फिडेंट तो है ही नहीं। पैसिव एग्रेसिव तो हम नहीं कह सकते, या फिर मैनिपुलेटिव नहीं है वो, पैसिव है। हाँ बिल्कुल ठीक है, तो फर्स्ट का सी जो है वो आंसर रहेगा। पैसिवली हम बात कर रहे हैं, ठीक है। वी आर मेकिंग दीज डिसीजंस थ्रू द अदर पर्संस, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पैसिवनेस, ठीक है जी। तो ए वाला पहला जो आंसर होगा पहले क्वेश्चन का वो होगा सी, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये पहले वाला क्लियर हो गया ना? पहले वाला क्लियर हो गया। चलो, अब देखो दूसरा देखते हैं। ये कह रहा है, बिफोर एनी निगोशिएशन रमेश फर्स्ट मेट द क्लाइंट इनफॉर्मली, चैटेड विद हिम एंड लिसनड अटेंटिवली टू ऑल हिज पॉइंट्स। ओनली व्हेन he gathered all relevant information did he push for a negotiation। उसके बाद उसने जो है नेगोशिएशन के लिए पुश किया। तो अब रमेश was a, ठीक है, ऑप्शन क्या है? विन लूज नेगोशिएटर, विन विन, लूज विन, नन ऑफ द अबव। देखो, पहले उसने जो क्लाइंट था उसकी सारी बातें सुनी, फिर अपने अकॉर्डिंगली उसे नेगोशिएशन के लिए पुश किया। तो पहली कंडीशन में तो क्लाइंट का जो भी ओपिनियन था, क्लाइंट की जो भी रिक्वायरमेंट्स थी वो फुलफिल होंगी, ठीक है। उसके बाद उसकी भी रिक्वायरमेंट्स जो थी वो फुलफिल होंगी। तो हमेशा ऐसी कंडीशन क्या होती है? विन विन नेगोशिएटर, ठीक है। देखिए, असर्टिव होता है जिसमें आप कॉन्फिडेंट होकर के बोलते हैं दैट दिस इज रॉन्ग, ठीक है। जब आप किसी और के पैसिव डिसीजन पर नहीं चलते, दैट इज कॉल्ड असर्टिव। जहां पर आपका ओपिनियन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, उसे रिया जी असर्टिव बोलते हैं। क्लियर? हाँ जी, समझ आ गया भाई? क्लियर है सभी को? बता दें एक बार। दूसरे वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया? थर्ड पे चले। देखो, थर्ड क्या है? थर्ड कह रहा है, गीता listened to the views of others and then analyzed them according to their merit, according to their merit her listening style was। देखो, व्यू ऑफ अदर्स सुनना एक्टिव लिसनिंग कहलाता है। उन्हें एनालाइज करना अकॉर्डिंग टू देयर मेरिट, कि भाई वो कितना ठीक थे कितना गलत थे, उसे हम बोलते हैं इवैल्यूएशन। क्या बोलते हैं? इवैल्यूएशन। तो
जजिंग नहीं है, ये यहाँ पर क्या है, इवेल्युएटिव है, एक्टिव नहीं है क्योंकि इसमें एक और पॉइंट ऐड हो गया, तो दैट्स व्हाई हम इसे किस फॉर्म में लेकर के चलेंगे, इवेल्युएटिव की फॉर्म में लेकर के चलेंगे। हाँ जी, समझ में आ गया, जल्दी से बता दें, क्लियर है भाई? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इंग्लिश सेक्शन में नहीं आता, तो 4 को हम चूज नहीं करेंगे। 5th क्वेश्चन देखेंगे एक बार। ठीक है जी, 5th क्वेश्चन को देख के करने की कोशिश करेंगे। देखो ये क्या कह रहा है, रीड दीज 6 कंडीशनल क्लेम्स। ठीक है, तो कंडीशनल क्लेम्स पढ़ लेते हैं। इफ इट इज एन एप्पल देन इट्स अ फ्रूट। ठीक है, इफ इट्स अ फ्रूट देन इट्स एन एप्पल। ठीक है, इट्स एन एप्पल इफ इट्स अ फ्रूट। ठीक है, कॉमा नहीं आया। इट्स अ फ्रूट इफ इट्स एन एप्पल। ठीक है, इट्स नॉट अ फ्रूट इफ इट इज नॉट एन एप्पल। इट्स नॉट एन एप्पल इफ इट्स नॉट अ फ्रूट। अब ये कंडीशनल क्लेम्स हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आउट ऑफ दीज 6 कंडीशनल क्लेम्स विच 3 क्लेम्स हैव द आंसर एज यस। ठीक है, तो यस की फॉर्म में आंसर बताना है कि कौन सी कंडीशनल क्लेम जो है वो करेक्ट निकलेगी। अब देखो एक छोटी सी चीज समझते हैं, एप्पल, फ्रूट, फ्रूट, एप्पल। अब यहां पर थर्ड में अगर आप देखें, देखो पहले वाला क्या बोल दिया, अगर एप्पल है तो वो फ्रूट है, करेक्ट है, यस हो गया। पहले वाले से सभी सहमत हैं, ये बता दीजिए, पहले वाले से सभी क्लियर है, बता दो मुझे, पहले वाले से सभी क्लियर है ना, बताइए एक बार, फर्स्ट वाला सभी को समझ में आया? जल्दी से सभी का आंसर आ जाना चाहिए, पहले वाला क्लियर है ना। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको बाकी समझने की जरूरत कभी भी नहीं पड़ेगी। पहला ऑप्शन अगर आपने कर दिया तो आंसर निकाल दोगे। पहला देख लो ऑप्शंस में से किसमें है, ये रहा आंसर। बाकी पढ़ने की समझने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पहले ऑप्शन से आप यहां पर आंसर निकाल सकते हैं, बाकी किसी की जरूरत नहीं है। ठीक है, डी आ जाएगा सीधा सीधा। चलो, तो ये वाला क्लियर है। अभी आगे चलते हैं। ठीक है, इंग्लिश का सेक्शन में आपको कंप्लीट करा देता हूं। ठीक है, काफी कुछ जो थे, लगभग 12 से 15 क्वेश्चन यहां से पूछे गए थे आपसे, और अगर आपने थोड़ा सा भी प्रिपेयर किया था, और ये जितने भी आपके पास इंटरपर्सनल स्किल्स के क्वेश्चन थे, ये ऑलरेडी क्लास में हमने डिस्कस किए थे। ठीक है, तो आपको ज्यादा कुछ दिक्कत इनमें नहीं आई होगी, अगर आपने कॉन्सेप्ट्स भी समझ लिए थे। ठीक है, तो आपको ज्यादा कुछ दिक्कत इनमें नहीं आई होगी। ये कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस थोड़ा सा देर में करेंगे, ठीक है, उससे पहले जो है बाकी क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखो ये रहे 2 क्वेश्चन जो हैं वो आपके पास, 65 क्वेश्चन और 66 क्वेश्चन। ठीक है, मैं टेंसेस कराता हूँ। ठीक है, उसमें मैंने आपको ये क्वेश्चंस ऑलरेडी कराए हुए हैं, अगर किसी ने मेरी लास्ट क्लासेस टेंसेस की लगाई भी हैं तो वो भी आप इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज करेक्ट। अब यहां पर पहला सेंटेंस क्या कह रहा है, इट्स फाइनली अ हॉलिडे एंड माय डॉग इज हैप्पीली वेविंग इट्स टेल। क्वेश्चन है कि आपको इट्स और इट्स का यूज आता हो। ठीक है, पहले वाला इट्स जो है ये बताता है आपको इट इज, और दूसरे वाला है इट्स, ये पोजेशन शो करता है, क्या शो करता है, पोजेशन शो करता है। अब पहले वाले में इट इज फाइनली अ हॉलिडे आना चाहिए था, जबकि यूज नहीं हुआ है, तो पहले वाला ऑप्शन गलत। दूसरा, इट्स फाइनली अ हॉलिडे, सेम इसी कॉन्टेक्स्ट से गलत। थर्ड, ठीक है, इट्स फाइनली अ हॉलिडे एंड माई डॉग इज हैप्पीली वेविंग वैगिंग इट्स टेल, ये पोजेशन शो कर रहा है। ठीक है, तो थर्ड ठीक है अभी तक। अब यहां पर देखो इज तो आ गया, लेकिन यहां पर भी इज यूज हो गया, तो ये इनकरेक्ट हो गया, तो आंसर जो निकलेगा दैट विल बी सी। ठीक है, आंसर क्या निकलेगा, सी निकलेगा, जिसमें हेल्पिंग वर्ब और पोजेशन दोनों करेक्टली शो किए गए हैं। पहले बता दो ये क्लियर है 65th क्वेश्चन? हाँ जी, बता दीजिए, क्लियर है ना? हाँ जी, ठीक है, नवनीत जी का आंसर आ गया। अगर किसी को कोई डाउट होता है ना, एकदम विदाउट हेजिटेशन पूछ लेना,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 66 क्वेश्चन, व्हेन आई मेट हर लास्ट वीक शी सीम टू बी द वेदर। अब देखो यहाँ पर ईडीएम से रिलेटेड क्वेश्चन है। अंडर द वेदर, अंडर द वेदर का मतलब होता है जैसे अंडर क्लाउड। अंडर क्लाउड एक इस तरीके से पोर्शन यूज किया जाता है जहां पर आप फील कर रहे हो अशेम्ड, शर्मिंदा हो, किसी चीज से डर रहे हो, उसके लिए आप यूज करते हैं अंडर द वेदर या अंडर द क्लाउड। तो वही ऑप्शन यहाँ पर बनेगा। अगेंस्ट द वेदर नहीं यूज करेंगे, ओवर द वेदर यूज नहीं करेंगे। ठीक है, ओवर द वेदर कई बार ज्यादा खुशी के लिए यूज होता है, लेकिन उसके लिए हमारे पास क्लाउड नाइन होता है। चलिए, तो जो आंसर निकलेगा दैट विल बी बी। क्लियर? हाँ जी, 66 क्वेश्चन आंसर विल बी बी। अब ये पंजाबी के क्वेश्चन है कुछ, ठीक है, तो इससे पहले हम जो है ये डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर जो है आपके पास पैसेज था, पैसेज ज्यादा लेंथी नहीं था, ठीक है। मोर इम्पोर्टेंटली मैंने आपको जो पैसेजेस कराए थे वो लगभग 400-500 वर्ड्स के थे, जबकि यहाँ पर 300 to 350 वर्ड्स ही दिए गए थे पैसेज में, ज्यादा लेंथी नहीं था। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो डायरेक्टली पूछ लिए गए थे। देखो मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ, क्वेश्चन पैसेज क्या कह रहा है, व्हाट इज योर आइडियल सोसाइटी इफ यू डू नॉट वांट कास्ट इज अ क्वेश्चन दैट इज बाउंड टू बी आस्क्ड ऑफ यू। ठीक है, तो यहां से जो है पैसेज शुरू होता है, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी एंड व्हाई नॉट, व्हाट ऑब्जेक्शन कैन बी देयर टू फ्रेटर्निटी, आई कैन नॉट इमेजिन any ideal society should be mobile. There should be many interests consciously communicated and shared. Democracy is not merely a form of government. It is primarily a mode of associated living, of conjoint communicated experience. यहां से आपका पैसेज शुरू होता है। देखो यहां पर आंसर आते हैं, any objection to liberty. Few object to liberty in the sense of a right to free movement, in the sense of a right to life and limb. Why not allow liberty to benefit by an effective and competent use of a person's power? ठीक है, तो अगर आप पहला हाफ पार्ट पैसेज का समझ लेते तो आपको जो बाकी आंसर्स थे वो इजीली मिल जाने थे। अगर आप पहला आंसर नहीं समझ पाए तो गड़बड़ होगी आपको। ठीक है जी, पहला पार्ट नहीं समझ पाए। अब क्वेश्चंस पे चलते हैं सीधा सीधा, फिर फाइंड आउट करेंगे कहां से आंसर दिए गए हैं। देखो ये क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द राइटर सपोर्टर्स ऑफ द कास्ट वुड ऑब्जेक्ट टू लिबर्टी इन द सेंस ऑफ। ठीक है, अब मैं आपको डायरेक्टली इसका आंसर बता देता हूं, राइट टू चूज वंस प्रोफेशन, राइट टू चूज वंस प्रोफेशन, यहां पर सीधा सीधा लिखा गया है। ठीक है, आप देखेंगे इस वाले पार्ट में यहां पर इसका आंसर है, यहां से लेकर डेमोक्रेसी से लेकर के अगर आप यहां से पढ़ेंगे, ठीक है, और यहां तक जाएंगे, इट इन्वॉल्व्स लिबर्टी टू चूज वंस प्रोफेशन। ठीक है, तो वुड नॉट रेडिली कॉन्सेंट टू लिबर्टी इन दिस सेंस। ठीक है जी, तो यहीं से पता चल जाएगा कि दैट दे वोंट एग्री, दे वोंट एग्री टू दिस कंडीशन, दे वुड ऑब्जेक्ट टू दिस कंडीशन। क्लियर? चलो अब आगे चलें, थोड़ा सा समझते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। 76th, what are the three aspects in which men are undoubtedly unequal according to the writer? अब देखो मैं इसका सीधा सीधा आंसर बता रहा हूं, फिजिकल हेरिडिटी, सोशल इनहेरिटेंस, हिज ओन एफर्ट्स। सीधा सीधा अगर आप देखेंगे तो यहां से आंसर मिलेगा, अ मैन्स पावर इज डिपेंडेंट अपॉन, यहां से इस तरीके से और आगे पढ़ते जाएंगे तो आंसर मिलेगा, रेस्पेक्ट्स मेन आर अनडाउटेडली अनइक्वल। ठीक है, सीधी सीधी लाइन मेंशन है, तो आप यहां से आंसर जो है इसका फाइंड आउट कर सकते हैं। हाँ जी, बता दीजिए, पहले दोनों क्वेश्चन क्लियर हैं सभी को? हाँ जी बताएं, क्या ये क्लियर है? ज्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सारे जो क्वेश्चंस के आंसर थे वो एग्जैक्टली एज इट इज आपके पैसेज में दिए गए थे। चलो 77th क्वेश्चन, देखो ये है, इफ सिलेक्शन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, एजुकेशन, फैमिली नेम, बिजनेस कनेक्शंस एंड इनहेरिटेड वेल्थ, देन इट वुड बी सिलेक्शन ऑफ द प्रिविलेज्ड। मैं आपको आंसर बता रहा हूं, ठीक है। अब यहां से आंसर फाइंड आउट करते हैं, यहां दिया गया था, देखो, इट मे बी डिजायरेबल टू गिव एज मच इंसेंटिव एज पॉसिबल to the full development of everyone's power, but what would happen if men were treated unequally as they are in first two respects? तो यहाँ पे अगर आप इसे पढ़ते हुए जाएंगे तो ये देखो ये लिखा हुआ है, सिलेक्शन ऑफ द प्रिविलेज, तो इस जगह से आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, मैं आपको इसीलिए
अंडरलाइन करके सिर्फ समझा रहा हूं कि यहां से आप पॉइंटर से आंसर ढूंढ सकते हैं। ठीक है जी, चलिए 78th क्वेश्चन पर चलते हैं। Which of the following is not a reason that the writer gives for desiring equality in a democracy? देखो ये आंसर थोड़ा सा मुश्किल था, ठीक है, अगर आप डीपली जाएंगे तो इसका आंसर मिलेगा आपको। थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, डिजायरिंग इक्वालिटी के लिए बात कर रहा था। तो देखो पहला जो ऑप्शन कह रहा है, इट मेक्स पीपल इक्वल एज फार एज पॉसिबल एट द वेरी स्टार्ट ऑफ द रेस। दूसरा है, इट इंश्योर्स दैट द प्री एग्जिस्टिंग सोशल इक्वेशंस कंटिन्यू, ये हो सकता है। ठीक है, थर्ड है, स्टेट्समैन डील विद लार्ज नंबर्स ऑफ पीपल हु आर नॉट वास्ट टू क्लासिफाई एंड असॉर्ट। सी ऑप्शन का तो कोई भी आंसर नहीं निकलता। ठीक है, और डी, स्टेट्समैन रिक्वायर अ प्रैक्टिकल प्लान ऑफ एक्शन टू प्रोसीड इन पॉलिटिक्स। ठीक है, अब देखो ये तो ऑलरेडी मेंशन था, तो यहाँ पर लिखा है नॉट अ रीजन, जो मेंशन नहीं किया गया, दैट इज बी। ठीक है, वो आपके लिए क्या है, बी आंसर है। प्री एग्जिस्टिंग सोशल इक्वेशन को कंटिन्यू रखना, उसका उसने कोई रीजन नहीं बताया था यहाँ पर। चलो, तो ये था आपके पास पहला पैसेज। दूसरा देखते हैं भाई। अब दूसरा जो था वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग था और कंफ्यूजिंग था, फेमिनिज्म के ऊपर था। तो ऑब्वियसली जो चीजें हैं, बहुत सारे लोगों को फेमिनिज्म के बेसिस पे समझ नहीं आती हैं। ठीक है, वो कुछ और ही मीनिंग लेकर के चलते हैं। तो इसने डायरेक्टली एक्सप्लेन किया था कि फेमिनिज्म जो है वो इक्वालिटी नहीं है। ठीक है, बीइंग इक्वल इज अ डिफरेंट थिंग एंड बी, और वहां पर जो चीजें चल रही हैं वो एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट में उसने समझाने की कोशिश की है। देखो 79th क्वेश्चन है, सीधा सीधा, इट इज क्रिटिकल टू अंडरस्टैंड दैट सेम डज नॉट मीन इक्वल। ठीक है, सेम डज नॉट मीन इक्वल, मतलब सेम का माना मीनिंग इक्वल नहीं होता। अब इन कॉन्टेक्स्ट टू द पैसेज क्या यहाँ पर इंप्लीकेशन निकलती है? पहला, ऑल मेन एंड वुमेन आर सेम बट नेवर इक्वल। नेवर इक्वल वाला एक तरीके से हमारे लिए एक्सट्रीम है, तो कभी चूज नहीं करना होता। ओनली मेन एंड वुमेन हु आर फेमिनिस्ट कैन बी सेम। ठीक है, एंड समटाइम्स इक्वल, तो ये तो ऑलरेडी गलत बता रहा है, ये स्टेटमेंट इंप्लाई नहीं कर रहा है। नो मैन और वुमेन कैन ईदर बी सेम और इक्वल, तो ये तो दोनों को ही इनकरेक्ट लेकर के चल रहा है। अब ये क्या कह रहा है, मेन एंड वुमेन आर नॉट सेम, सेम नहीं है बट कैन बी इक्वल। ठीक है, यही बताया गया था, यही फेमिनिज्म का जो है कॉन्सेप्ट उसने आगे एक्सप्लेन किया था। ठीक है जी, अब 80th, men and women don't have to be the same physically in order to have the right to equality। देखो अगर आप पैसेज आपने पढ़ा है ना और क्रक्स निकाल लिया है पैसेज का, तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते थे आंसर क्या है विदाउट रीडिंग द होल पैसेज। बिकॉज द थियोरी ऑफ फेमिनिज्म प्रमोट्स दैट मेन एंड वुमेन आर नो लॉन्गर इन अ क्लासरूम। अब ये एक लिटरल एग्जाम्पल दे रहा है, और लिटरल एग्जाम्पल कभी भी क्रक्स का आंसर नहीं ले सकता, जगह नहीं ले सकता। बिकॉज द थियोरी ऑफ फेमिनिज्म प्रमोट्स दैट बोथ मेन एंड वुमेन आर anatomically same and therefore possesses equal mechanical strength। तो equal mechanical strength तो वो possess ही नहीं करते हैं। Because the theory of feminism promotes that men may or may not be feminists but they believe in equal classroom learning। अब ये classroom learning वाला फिर से literal example ले रहा है। लास्ट क्या कह रहा है, बिकॉज द थियोरी ऑफ फेमिनिज्म प्रमोट्स दैट बीइंग सेम कैन नॉट बी इक्वेटेड विद बीइंग इक्वल, सेम एज द क्वेश्चन वन। तो यही डी आपका जो है आंसर निकलेगा। हाँ जी, बता दीजिए, क्लियर है सभी को? हाँ जी, एक बार बता दें भाई, समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट है पूछ लो। बता दो भाई, फिर बाद में कहोगे डाउट हो रहा है। ये वाला डाउट था सर, ये वाली लाइन समझ नहीं आई। अच्छा, किसी वर्ड का मीनिंग तो नहीं पूछना, बता देना। वोकैबुलरी तो आई भी नहीं ज्यादा खास, और वैसे भी आप लोग इंटेलिजेंट हैं ही बहुत ज्यादा। आपने जो है आंसर्स पहले से ही ढूंढ लिए होंगे, आंसर की तो शाम को ही आ गई थी, है ना? वैसे जब आंसर की आ जाती है तो हमें थोड़ा सा उसको एनालाइज करना पड़ेगा, है ना, खुद ही थोड़ा सा खुद का दिमाग लगाना पड़ेगा, चेक करें, क्वेश्चंस को इम्प्लीमेंट कर दें। तो चलिए, अब मैं संदीप सर को बुलाना चाहूंगा। ठीक है, वो एक बार आपको मैथ्स के थ्रू लेकर के जाएंगे, या रीजनिंग मैम कराएंगी आपको, रतन मैम। ठीक है जी, चलिए प्लीज संदीप सर आ जाएं, एक बार बच्चों का मार्गदर्शन करें।
हाँ जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाँ जी, तो देखिए जो 6th क्वेश्चन है हमारा वहां से शुरू होता है मैथ और रीजनिंग, ठीक है। मैथ और रीजनिंग जो है वो 5th और 6th से शुरू होता है। पहले एक बार ना पेपर देख लेते हैं, आप सभी का जो डाउट है ना वो क्लियर हो जाएंगे। जैसे काफी स्टूडेंट ने बोला था कि पेपर बहुत अनकन्वेंशनल था, बहुत मुश्किल था, बहुत लेंथी था। तो वो जो जितना भी आप सोच रहे हो वो सारा पहले एक बार मैं पेपर डिस्कस कर देता हूँ आपके साथ। उसके बाद आप डिसाइड करना कि पेपर का लेवल क्या था। ठीक है, पहले आप पेपर को देख लो, उसके बाद हम लेवल को डिसाइड करेंगे और इसके बाद हम देखेंगे कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। ठीक है, तो मेरे साथ रतन मैम है जो आपको रीजनिंग के बारे में थोड़ा हेल्प करेंगी, मैं आपको मैथ के बारे में बताऊंगा। तो मिलके हम पूरा पेपर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है जी। तो देखिए जी, 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास कि हीना येलो, जानवी रेड एंड लीना ग्रे ईच हैव अ ग्रे हैंडबैग, a yellow handbag and a red handbag, okay, but none of them has the handbag color that matches their name. They met unexpectedly one day. The lady with the red bag commented, how odd, in which Lena Gray replied, most odd indeed. ठीक है, तो आपसे पूछा गया विच ऑफ द ऑप्शन दैट द लेडी नेम एंड द कलर हैंडबैग इज करेक्ट, कि बताओ इनमें से कौन सा जो लेडी का नेम और हैंडबैग का कलर है वो करेक्ट है। ठीक है, तो देखो 3 पर्सन है टोटल, तीनों का जो सर नेम है वो एक कलर है, और वो दोनों कलर वो सेम नहीं होने चाहिए। हैंडबैग का कलर और उनका जो सर नेम है वो सेम नहीं होना चाहिए, ये उसने क्वेश्चन में मेंशन किया है। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि रतन मैम थोड़ा सा बताएं इनके बारे में कि क्या है, क्या करना होता है बच्चे, ऐसे क्वेश्चंस को ना अपने ऑप्शन से करना होता है। ये जो पजल्स होते हैं ना इनको ऑप्शन से करना होता है। ठीक है, तो चलिए मैम प्लीज। हाय स्टूडेंट्स। सो देखो, अगर आप इस मतलब क्वेश्चन के लेवल की बात करो तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। विद द हेल्प ऑफ ऑप्शंस आप सीधे ही एलिमिनेट कर सकते हो और आप डायरेक्ट एक कंक्लूजन तक पहुंच सकते हो। इसमें आपको कुछ ज्यादा सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं थी और दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं थी। देखो, उसने आपको बोला कि सेम जो मतलब कलर का नेम है वो उसके नाम में नहीं आ सकता। अब आपको पता है कि दो बंदे बात कौन कौन कर रहे थे। एक तो लीना ग्रे बात कर रही थी, ठीक है, और एक आपके बात कर रहा था जिसके पास रेड कलर का क्या है, हैंडबैग। अब आप मुझे इतनी बात बता दो कि लीना ग्रे के पास रेड हैंडबैग हो सकता है, क्योंकि दो तो अलग अलग पर्सन थे। एक हो गया आपके पास रेड हैंडबैग वाला, एक हो गया लीना ग्रे। तो लीना ग्रे के पास रेड हैंडबैग आ नहीं सकता। अब देखो, लीना के साथ ना तो रेड आ सकता है, अब उसके नाम में ग्रे ऑलरेडी है तो मतलब ग्रे भी नहीं आ सकता। तो ये लो जी, यहीं पे बात खत्म है। तो लीना के पास कौन सा आएगा, येलो ही आएगा, और तो कोई कलर बचा ही नहीं। डायरेक्टली आंसर ऑप्शंस में देख लो, लीना ग्रे येलो कलर के साथ कहाँ पे है। हाँ जी, फटाफट आंसर करके बताओ। पहले में देख लो लीना ग्रे के साथ रेड है, अगेन लीना ग्रे के साथ रेड है। यहाँ पे देख लो लीना ग्रे है ही नहीं है, नीचे देख लो लीना ग्रे के साथ येलो कलर। तो लीना के साथ आना ही येलो कलर था, ऑप्शन नंबर डी में था। ये लो आ भी गया। कुछ ही सेकंड्स में आपके पास आपका आंसर है। और है आपके लिए ये टॉपिक देखा जाए तो कौन सा, पजल्स, जिसमें आप वैसे ही इतना मतलब कंफ्यूज रहते थे कि मैम पता नहीं क्या हो जाएगा, डिजास्टर हो जाएगा, सिटिंग अरेंजमेंट नहीं समझ आएगी, ये नहीं आएगी। देख लो सेकंड्स में आ गया ना आंसर। रेड क्यों नहीं आएगा, ये देखो, उसने आपको बोला था कि एक तो सरनेम और कलर सेम नहीं हो सकता, तो इतना तो पता चल गया कि ग्रे के साथ ग्रे नहीं आ सकता। अब ये लाइन को ध्यान से पढ़ो। उसने बोला था कि एक दिन क्या हुआ, एक लेडी जिसके पास रेड हैंड बैग है वो मिली, किसको मिली, लीना ग्रे को। तो अब आप बताओ, रेड हैंड बैग वाली लीना हो सकती है जब वो अलग बंदी है। उसने बोला है कि हाँ जी, वो उसने यहाँ पे क्या बोला है कि हाँ जी हाउ ऑड, एक सेंटेंस वो बोल रही है। दूसरा फिर लीना ग्रे ने बोला कि हाँ जी मोस्ट ऑड इंडीड। तो दो बंदे आपस में बात कर रहे हैं, तो एक रेड हैंड बैग वाला, एक लीना ग्रे। तो आप बताओ लीना ग्रे का रेड हैंड बैग हो सकता है। हाँ जी चैन ठाकुर, समझ आया? ओके, हाँ गॉट जी, इट, क्लियर हो चलो गया जी। ना, क्योंकि लीना ग्रे जो थी ना वो रेड हैंडबैग वाली से बात कर रही थी, है ना, मैडम से बात कर रही थी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आप। अब देखिए, जो 6 क्वेश्चन था वो थोड़ा सा ट्रिकी था, हार्ड नहीं था, कैलकुलेटिव नहीं था। आप ये कह सकते हो कि इट इज अ इजी लेवल। तो इजी लेवल का क्वेश्चन था। ऐसे ही अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें
तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ब्लड रिलेशन क्या है। ब्लड रिलेशन मैंने आपको करवाया हुआ है ऑलरेडी, और ब्लड रिलेशन में यही चीजें थी। देखो ये वाले ये होते हैं क्वेश्चन, ये भी मैंने आपको करवाए थे। रिप्रेजेंटेशन वाले क्वेश्चन थे जो कोडिंग ब्लड रिलेशन की मैंने एक टाइप करवाई थी, उसमें था ये, ठीक है ना। तो देखो आप कैसे इलिमिनेट कर सकते हो, मैंने आपको क्लासेस में बताया हुआ था कि आप मेल या फीमेल से आप इनको इलिमिनेट कर सकते हो ऑप्शंस को, कि जहां पे क्या बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स आर इज अंकल ऑफ टी, कि आर अगर मान लो अंकल है टी का, तो क्या होगा हमारे पास दो सिनेरियोस बनेंगे। एक तो आर क्या होगा, मेल होगा, ठीक है, और दूसरा आर की जनरेशन टी से क्या आएगी, ऊपर वाली जनरेशन होगी, ठीक है ना। तो दो हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट बनते हैं इसके, एक तो आर होगा ऊपर वाली जनरेशन का, और दूसरा आर क्या होगा, मेल होगा। तो अब आपने क्या करना है, देखो बच्चे चारों ऑप्शंस में से इलिमिनेशन मेथड का यूज करना है। पहले तो आपने ये देखना है कि मेल है आर या नहीं, ठीक है। अगर कोई एक आधी ऑप्शन एलिमिनेट होती है तो कर दो, अदरवाइज आपने क्या देखना है, जनरेशंस का, कि आर और टी में क्या एक जनरेशन का गैप बनता है या नहीं। इससे आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझ आ गया सभी को, इससे क्या आ जाएगा आपका आंसर। तो मैडम थोड़ा सा आपको एक ऑप्शन करके दिखाएंगे कि किस तरीके से आपने इलिमिनेट करना होता है, ठीक है, प्लीज मैम। चलिए ठीक है, अब जैसे सर ने आपको बताया है कि आप जेंडर बेसिस पे ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो। अब देखो उसमें तो आपके सारे ही मोस्टली आर जो क्या आ रहे हैं वो मेल ही आ रहे हैं, क्योंकि देखो अगर आप आर स्टार की बात करते हो तो स्टार में वो फादर है, आर अगर अगेन स्टार की है तो वो फादर है, आर हैशटैग मतलब ब्रदर, आर एट द रेट मतलब चलो सिस्टर। एक ऑप्शन तो आपकी यहाँ से खत्म हुई फाइनली। ओके, अब देखो सेकंड आपके पास एलिमिनेशन का रूल क्या है। सेकंड रूल है आपका जनरेशन वाइज, उससे भी आपके ऑप्शंस हेल्प मतलब एलिमिनेट हो सकती है। अब वो कैसे होता है वो देखो, देखो उसने आपको बोला आर इज द अंकल ऑफ टी। अब अंकल क्या होता है हमारे, बताओ, पापा के ब्रदर या फिर मम्मी के ब्रदर। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि वो कितनी जनरेशन ऊपर होते हैं तो आप लोग क्या बोलोगे, वन जनरेशन ऊपर, है ना। अंकल हमारी मम्मी पापा के जनरेशन में आते हैं ना, तो एक जनरेशन ऊपर हो गए। तो मतलब मुझे क्या चाहिए, आर से लेके टी के बीच में एक जनरेशन प्लस में गैप चाहिए। तो मुझे गैप कितना चाहिए, +1 का गैप। समझ आ रही है ये बात। अब मैं ये +1 का गैप देखूंगी कि मेरी कौन सी ऑप्शंस में आ रही है। पहले देखो ए ऑप्शन में अगर मैं देखूं आर से लेके टी तक, मेरे पास साइन कौन से, स्टार, हैशटैग, ट्राइंगल और एट द रेट। अब देखो स्टार का मतलब यहाँ पे क्या है, फादर, फादर मतलब +1 जनरेशन, हैशटैग का मतलब क्या है, ब्रदर मतलब 0 गैप, ट्राइंगल का मतलब आपको क्या दिया है, मदर अगेन +1 जनरेशन, और एट द रेट का मतलब क्या है, सिस्टर, 0 गैप। टोटल कितना गैप आया, +2 का। ये लो जी, एक और ऑप्शन खत्म, बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, जनरेशन से आपका ये भी ऑप्शन खत्म है। अब आपके पास बचा बी और सी। अब इसमें देख लो आर से लेके टी तक, स्टार और हैशटैग, स्टार मतलब फादर, हैशटैग मतलब ब्रदर, तो +1 की जनरेशन अभी निकल के आ रही है टोटल। और यहाँ पे हैशटैग एट द रेट स्टार, तो हैशटैग मतलब ब्रदर 0, उसके बाद एट द रेट मतलब सिस्टर 0, और उसके बाद स्टार मतलब अगेन आपके पास क्या है, फादर। तो अब आपके पास इन दोनों में से दोनों में ही +1 आ रहा है, तो आपने बस यही देखना है कि या तो बी ऑप्शन होगा या सी होगा। तो इनको बना के फटाफट देख लो बजाय कि चारों बनाने की। अब यहाँ पे हम बना के देख लेते हैं। तो देखो एस स्टार पी, तो स्टार का मतलब उसने फादर दिया था, दैट मींस एस इज फादर ऑफ टी। तो आपको पता है मेल हमने बॉक्स में रखना है, पी अगर मतलब कोई फीमेल आती है तो उसको हम सर्कल में रखते हैं। नेक्स्ट देखो क्या कहता है, पी हैशटैग आर, तो हैशटैग का मतलब क्या है, ब्रदर, तो दैट मींस पी इज ब्रदर ऑफ आर। लो जी, आगे देखता है क्या कहता है, आर स्टार यू, स्टार अगेन फादर है, आर इज फादर ऑफ यू, एंड उसके बाद आपके पास क्या अगेन हैशटैग, तो मतलब यू इज ब्रदर ऑफ टी। अब देखो आर हमें क्या चाहिए था, अंकल चाहिए था, पर वो तो पेरेंट निकल के आ रहा है, तो बस जी खत्म ही हो गया। आखिरी ऑप्शन आपका सी है और वो करेक्ट भी होगा। आप चाहते हो मैं बनाऊं या आप बना के खुद चेक कर सकते हो कि वो आंसर आ रहा है आपका। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और आपका आंसर निकल के भी आ जाएगा। फाइन, क्लियर है, चलो गुड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब। चलिए, तो अभी तक देखो हमने 2 क्वेश्चंस करे हैं, 2 क्वेश्चंस करे हैं और दोनों इजी लेवल के क्वेश्चन थे, ठीक है। जो अपना ब्लड रिलेशन वाला है ये तो हमने क्लासेस में भी करा हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट का अगर हम बात करें तो ये क्या बोला हुआ इसने कि वारंगल वॉरियर्स, पूरा नाम नहीं लेंगे, WW बोल देते हैं या अकेला W बोल देते हैं, ठीक है। WTNR एंड B, ये क्या है, हमारे पास 4 कबड्डी टीम्स हैं who compete against each other so that there are 6 matches in order to decide the champion। तो ऑब्वियस सी बात है, देखो जब भी 4 टीम्स आपस में एक एक मैच खेलेंगी तो टोटल 6 मैच होंगे। ये तो आपको पता ही है, हमने परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ा हुआ है, तो उसमें आपको पता ही होगा कि 4C2 लगेगा, तो 4C2 क्या होता है, 6, तो 6 मैचेस आएंगे टोटल।
तो आपको बोला गया है कि बताइए इनमें से विनर कौन होगा। क्वेश्चन में क्या बोला गया था, विनर। ये देखिए, ये है क्वेश्चन, हु इमर्ज एज ए चैंपियन, कि विनर कौन होगा। ठीक है, तो जो टीम हारती जाएगी वो बाहर होती जाएगी, सिंपल सी बात। ठीक है, जो हारेगा वो बाहर। ठीक है, तो चलिए पहला देखते हैं हमारे पास क्या है, क्या लिखा हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन में जी, कि बी इज बिटन बाय वारंगल, तो बी बाहर। ठीक है, वारंगल इन है अभी। सेकंड में क्या लिखा हुआ है कि थापर बीट विकिंग्स, थापर्स ने विकिंग्स को हरा दिया, तो मतलब विकिंग्स यहाँ पे फिर से क्या हो गए, बाहर हो गए। ये तो पहले ही बाहर थे। ठीक है जी, समझ आ गया सभी को। थर्ड में क्या लिखा हुआ है कि वारंगल एंड रोहतक बीट थापर थंडर्स, थापर्स को भी हरा दिया इन्होंने, वारंगल वालों ने और रोहतक वालों ने, तो थापर भी क्या हो गया, बाहर हो गया। मतलब टी बी और टी और बी अभी तक क्या हुए हैं, बाहर हुए हैं। ठीक है, तो अभी लाइन में कौन है, वारंगल। ओके, सॉरी, वारंगल और रोहतक वाले अभी लाइन में है। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है कि रोहतक रोकर्स बीट वारंगल वॉरियर्स एंड विकिंग्स, तो ये भी क्या हो गया, अब यहाँ पे बाहर हो गए। तो बचा कौन है, सिर्फ रोहतक, जो अभी तक क्या है, अनडिस्प्यूटेड है, अभी तक हारा नहीं है किसी से भी। ठीक है ना, तो आंसर क्या रहेगा हमारे पास यहाँ पे, रोहतक वाला। जो हारता जाएगा वो बाहर होता जाएगा। बहुत इजी सा क्वेश्चन था, इसमें भी कुछ मुश्किल नहीं था, आप इजीली इसका आंसर दे सकते हो। आपसे पूछा गया है कि जीता कौन है, तो आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रोहतक रोकर्स। समझ आ गया ना, ये भी ऑलमोस्ट सभी ने कर लिया होगा, ये क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट सभी ने कर ही लिया होगा। ठीक है ना, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। अब नेक्स्ट आएगा, देखो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है कि भाई 4 टोटल क्लासेस होती हैं, 4 क्लासेस, मैं हिंदी में बोल देता हूँ सीधा, 4 क्लासेस होती हैं 2 बजे से लेके 4:52 तक। ठीक है, 4 क्लासेस होती हैं और हर एक क्लास में 4 मिनट का गैप है, हर एक क्लास में 4 मिनट का क्या है, गैप है। तो बताइए एक क्लास कितने टाइम की होगी, एक क्लास जो है वो कितने टाइम की होगी। देखो, तो ऐसे कर लो, मान लो ये फर्स्ट क्लास, ये सेकंड क्लास, ये थर्ड क्लास और ये फोर्थ क्लास। ठीक है, तो गैप कितना रहेगा, 4 मिनट का यहाँ पे, 4 मिनट का यहाँ पे और 4 मिनट का यहाँ पे, तो टोटल 12 मिनट्स का गैप आएगा। मतलब 12 मिनट्स ऐसे होंगे जहां कोई क्लास नहीं लगेगी। ठीक है, 12 मिनट्स का क्या आ जाएगा, गैप आ जाएगा। तो देखो 2 बजे से लेके अगर मैं 4:52 तक की बात करूं, तो देर आर टोटल 172 मिनट्स। ठीक है, 2 to 4 क्या होता है जी, 120 मिनट्स, और 52 ऐड कर लो तो 172 मिनट्स है। और इसमें से 12 मिनट्स का क्या है, ब्रेक, यानी कि क्लासेस चल रही है 160 मिनट तक, क्लासेस चल रही है 160 मिनट रेगुलर बेसिस पे। तो कितनी क्लासेस है टोटल, 4, तो पर क्लास की अगर हम बात करें तो इट इज 40 मिनट। एक क्लास कितने मिनट की हो जाएगी, 40 मिनट की हो जाएगी। ठीक है, एक क्लास हो जाएगी हमारे पास 40 मिनट्स की। समझ आया सभी को भाई, समझ आया सभी को, यस और नो, समझ आया सभी को जी। ठीक है, तो अभी तक 4 क्वेश्चंस करे हैं और चारों के चारों क्वेश्चन डुएबल थे, इजी लेवल के थे। मतलब अभी तक अनएक्सपेक्टेड अनकन्वेंशनल वर्ड यूज नहीं किया मैंने। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए अभी जो 9th क्वेश्चन हुआ अभी तक अनएक्सपेक्टेड कुछ नहीं हुआ इसमें। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो जी, चलिए ये वाला क्वेश्चन भी देखो बच्चे बहुत इजी था। इसमें क्या लिखा हुआ है कि एट ए पार्टी देयर आर 3 लार्ज पिज़्ज़ास ऑफ इक्वल साइज। ये तो ऑलमोस्ट सभी ने कर लिया होगा। ईच पिज़्ज़ा हैज बीन कट इन 9 इक्वल पीसेस। 3 पिज़्ज़ास है, 1 यहाँ लिखता हूँ, 1 2 एंड 3, 9 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, मतलब 9 स्लाइसेस कर दिए एक पिज़्ज़ा के। ठीक है, आगे क्या लिखा है कि 8/9 ऑफ फर्स्ट पिज़्ज़ा इज हैज बीन ईटन। पहला पिज़्ज़ा जो है वो 8 पार्ट उसके, 8 स्लाइसेस उसके खा लिए गए हैं और 1 स्लाइस इज पेंडिंग। 8/9 का मतलब क्या होता है कि टोटल 9 स्लाइसेस में से 8 जो है खा लिए गए हैं। ठीक है, इटन लिखा हुआ ना, हाँ जी। तो एक क्या है हमारे पास रिमेनिंग बचा हुआ है, जो पहला हो गया। ठीक है, सेकंड में क्या बोला गया है कि 2/3 हैज बीन ईटन। तो 2/3 अगर ईटन है तो 1/3 शुड बी रिमेनिंग। क्लियर। नेक्स्ट उसने क्या बोल दिया कि जो थर्ड पिज्जा उसमें 7/9 क्या है, खा लिया गया है। तो 7/9 का मतलब 7 हैज बीन ईटन एंड 2 इज रिमेनिंग। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ 3 पिज्जास आर लेफ्ट, कि कितना बच गया होगा, कितना पिज्जा हमारे पास बच गया होगा। तो देखो आपने करना क्या है कि सबके 9 स्लाइसेस हमने किए थे ना, तो इसके भी टोटल 9 स्लाइसेस कर दो। अभी 3 दिख रहे हैं ना आपको, इसके भी 9 स्लाइसेस कर दो, हो गए 9। 2:1 में हमने रखना है, तो ये 6 हो गया, 3 हो गया। समझ आया सभी को बच्चे, ये चीज समझ आई सभी को, 6:3 कैसे किया मैंने, ये समझ आया सभी को 6:3 कैसे किया। 2:1 है ना, देर आर टोटल 9 स्लाइसिस, तो सम करेंगे तो 3 वैल्यू में 9,
इंटू 3, ठीक है। अब देखो जी बचा कितना है, आपसे पूछा है कि कितना पिज्जा बच गया, तो 1 स्लाइस यहाँ से, 3 यहाँ से, 2 यहाँ से, टोटल कितने हो गए 6। टोटल स्लाइसेस कितने हो गए हमारे पास 6 जो रिमेनिंग है। अब ये जो 6 स्लाइसेस जो रिमेनिंग बचे हुए हैं, ये आउट ऑफ कितने में से है, आउट ऑफ कितना है हमारे पास 9 + 9 + 9 27। कितना है हमारे पास 27। इसको अगर आप सोल्व करते हो इट विल बी 2/9, इट विल बी 2/9। तो 2/9 पिज्जा जो है वो अभी रिमेनिंग है, अभी खाना बाकी है। समझ आ गया सभी को जी। 3 से कैंसिल किया हमने तो कितना बच गया 2/9। हाँ जी, क्वेश्चन समझ आया सभी को, ये वाला क्वेश्चन समझ आया सभी को। 5 क्वेश्चन कर चुके हैं अभी तक हम, और 5 के 5 ही सिंपल थे, ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं जी। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन अगर किसी ने पंजाबी में पढ़ा होगा फिर तो काफी आसान है, ठीक है। अगर पंजाबी में पढ़ा होगा तो काफी आसान रहेगा। तो इसमें क्या बोला गया, 3 बुक्स है ऐसे ऊपर रखा हुआ है, 24 mm के उसके पेजेस है, और 3 mm का क्या है उसका जो गत्ता नहीं होता जो है ना, जो कवर पेज होता है, कवर होता है जो, वो 3 mm का है। तो एक बुक की अगर हम बात करें तो उसकी जो टोटल विड्थ होगी वो 30 mm होगी, जिसमें 3 mm ऊपर, 3 mm नीचे, और 24 mm का क्या होगा जी, इस तरीके से। ये एक बुक है, ये एक बुक है, और ये एक बुक है। तो 3 mm, 3 mm और 24 mm, यहाँ पे भी क्या होगा 3 mm, 3 mm एंड 24 mm, और ऐसे ही सो ऑन। तो ऐसे कह रहा बुक्स को रखा गया है, तो आपसे बोला गया है कि एक हमारे पास बुक वोम है, बुक वोम, चलो ठीक है, मतलब किताबी कीड़ा, ठीक है। तो वो क्या करता है जी, पेज नंबर 1 से लेके, नीचे से पेज नंबर 1 से लेके लास्ट वाले पेज तक ट्रेवल करता है। तो बताइए कितने mm डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया होगा। पेज नंबर 1 से लेके ऊपर वाले तक ट्रेवल करता है, तो बताइए कितने mm उसने डिस्टेंस कवर किया होगा। अब देखो जो आंसर किया ऑफिशियल आंसर की, उसमें आंसर दिया हुआ है 36, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। अकॉर्डिंग टू मी इट इज रॉन्ग, ओके। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सबके लिए रॉन्ग होगा, बट अकॉर्डिंग टू मी इट इज रॉन्ग, ओके। क्योंकि देखो अगर यहाँ से चलेगा तो पहले 24 mm कवर करेगा, ठीक है, फिर ये वाला 24 mm कवर करेगा, और फिर ये 24 कवर करेगा। इसके अलावा 3 mm का यहाँ पे है कवर, 3 mm का यहाँ पे, तो 6 mm यहाँ होगा और 6 ही यहाँ होगा। तो टोटल कितना बन रहा है हमारे पास 84। टोटल कितना डिस्टेंस कवर करने वाला है वो 84 करने वाला है, ठीक है। तो आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का 84 mm। समझ आया सभी को जी, समझ आया सभी को। मे भी अब की बार अपडेट कर लिया होगा उन्होंने, मे भी उन्होंने अपडेट कर लिया होगा, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा 84। किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में, 11th क्वेश्चन है ये पीसीएस सीसेट का। अगर आपका कुछ लग रहा हो कि नहीं इस तरीके से हो सकता है, आप बता सकते हो, क्योंकि ऑफिशियल आंसर की है उसमें 36 है। तो 36 तो देखो किसी भी तरीके से कवर नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि 24 mm जो है वो सिंगल एक बुक का है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखो सबसे आसान क्वेश्चन था ये क्वेश्चन ऐसा था कि आपको पेन उठाने की जरूरत भी नहीं है। उसने पता क्या बोल दिया कि 1994 में 20% जो थे ना एम्प्लॉइज थे वो मोबाइल फोन यूज करते थे, और 98 में क्या हुआ कि 60% यूज करने लग गए अब एम्प्लॉइज का। तो बताइए कितना इंक्रीज हुआ है एम्प्लॉइज में, कितना इंक्रीज हुआ है जो मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं। तो पहले 20% थे, अब 60% है, तो कितना इंक्रीज हो रहा है 40 आउट ऑफ 20। तो परसेंटेज में पूछा गया है तो आंसर कितना रहेगा भाई 200%। परसेंटेज में पूछा गया है तो आंसर कितना रहेगा बच्चे यहाँ पे 200%। वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन आस्क्ड इन योर एग्जाम, सबसे इजी क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में इसका पूछा गया है। हाँ जी, 12th क्वेश्चन में भी कोई डाउट नहीं होगा। अभी तक हमने 7 क्वेश्चन करे हैं विच आर वेरी इजी। 7 क्वेश्चन अभी तक करे हैं जिसमें एक में आंसर की में इफेक्ट होगा, बाकी के बाकी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो सिंपल रेशियो परसेंटेज वाला क्वेश्चन था, इसमें भी कुछ खास नहीं था। क्या लिखा हुआ है कि फ्रॉम 2018 to 19 मोहन्स एनुअल सैलरी इंक्रीज बाय 10% एंड अर्न्स annual salaries decreased by 5%. If their annual salaries were equal in 2019, इंक्रीज और डिक्रीज होने के बाद एनुअल सैलरीज क्या होगी, इक्वल होगी हैं। तो आपसे पूछा गया है कि अरुण's एनुअल सैलरी इन 2018 was what percent greater than the मोहन्स एनुअल इनकम इन 2018। अब देखो बच्चे, अगर मान लो किसी की सैलरी 10% इंक्रीज हो जाए तो उसकी सैलरी क्या हो जाएगी 110% हो जाएगी कि नहीं। 110% किसका, उसकी प्रीवियस सैलरी का। तो ये प्रीवियस सैलरी किसकी है, ये मोहन की, मतलब मोहन की 2018 वाली सैलरी, ठीक है।
अब 110% अगर कर दोगे तो 19 वाली बन जाएगी ये, और ये बराबर है किसके, अरुण की सैलरी 2019 वाले से, और अरुण की सैलरी 5% डिक्रीज हो रही है, मतलब कहने का कि 95% होगी किसका जी, जो भी अरुण की सैलरी रही होगी 18 का, तो ये भी सैलरी 2019 की है आफ्टर 10% इंक्रीज, एंड दिस सैलरी इज अरुण सैलरी ऑफ 2019 आफ्टर 5% डिक्रीज। तो यहाँ पे मोहन की और अरुण की सैलरी का रेशियो क्या बनेगा, 95:1110। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है कि बताइए व्हाट परसेंट ग्रेटर देन मोहन्स एनुअल सैलरी इन 2018। ठीक है, अरुण की सैलरी जो है वो बताइए कितने परसेंट ज्यादा है मोहन से, तो कितनी ज्यादा जी, 15 इंक्रीज हो रहा है 95 से इनटू 100, 3 से कैंसल, यहाँ पे 19 से कैंसल, तो 300/19, इसको अगर आप सोल्व करते हो तो 1 से कैंसिल होगा, फिर 11 कैरी, तो लगभग 19 इंटू 6 क्या होता है, 114, तो 5 पॉइंट समथिंग आएगा इसका आंसर। आंसर क्या आएगा, 115.78, ये रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो 13 का आंसर आ गया हमारे पास जी, 13 का आंसर क्या है, 15.78। देखो जो 24 mm है, इट इज एक्सक्लूडेड, क्वेश्चन में मेंशन है बच्चे, इट हैज बीन मेंशन्ड इन द क्वेश्चन आल्सो। देखो कह रहा है कि बुक 30 mm की है, जिसमें से 24 mm है पेजेस और 3 mm है हमारे पास ईच कवर, ये क्वेश्चन में मेंशन है। इसमें खुद अज्यूम कुछ नहीं करना हमने, ये देखो इस लाइन में देखो लिखा हुआ है, लग गया पता चेन, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि टोटल 30 mm है, इसमें 24 mm का क्या है पेजेस और 3 mm क्या कवर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जी, अभी तक कितने क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे, हाँ जी 13 तक हमने कर लिए। ठीक है, यानी कि कुल मिला के वी हैव डन नाउ 8 क्वेश्चंस। ठीक है, 8 क्वेश्चन, और 8 के 8 क्या थे हमारे पास, सिंपल थे। अभी तक 8 क्वेश्चन करे, मतलब 20 मार्क्स जो है ये सिंपल है, बिल्कुल है ना। नेक्स्ट देखिए जी, अब ऐसे क्वेश्चन तो बच्चे क्लास में करवाए हुए हैं आपको, कि क्या लिखा हुआ है, कैंडिडेट स्कोर 20% एंड फेल्ड बाय 45 मार्क्स, एंड अनदर कैंडिडेट हु स्कोर्ड 45% मार्क्स गेट 30 मार्क्स मोर देन द मिनिमम रिक्वायर्ड टू पास। अब मैंने क्या बोला था आपको जी, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपने क्या करना है कि आपने डिफरेंस देखना है, कितना डिफरेंस आ रहा है हमारे पास, सॉरी कितना डिफरेंस आ रहा है हमारे पास, 25% का, और यही डिफरेंस वैल्यू में कितने का हमारे पास जी, 30 नंबर्स ज्यादा आ रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे 45 से क्या हो रहा है, फेल, तो डिफरेंस कितना होगा, 75, तो 1% आ गया हमारे पास 3 के बराबर। आपसे पूछा है मैक्सिमम मार्क्स, तो मैक्सिमम मार्क्स 100% कितना हो जाएगा, आंसर हमारे पास 300, आंसर मैक्सिमम मार्क्स कितने हो जाएंगे, 300। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था। अभी तक देखो 14th क्वेश्चन तक मैं आपको ये कह रहा हूँ कि एग्जाम का लेवल इजी है, नो अनकन्वेंशनल, नो अनप्रडिक्टेबल, कुछ नहीं बोला अभी तक। 14th क्वेश्चन तक क्या है, इजी चल रहा है अभी तक। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए जी, अब आई होप आपको दिख रहा होगा थोड़ा बहुत, ये है ना, अगर आपको थोड़ा बहुत दिख रहा है तो मैं भी बोल देता हूँ। वैसे अब ये DI गिवन थी, अब क्या बोला गया था कि बच्चे कह रहे थे कि भाई DI तो बहुत मुश्किल थी, ये तो बहुत ही है ना, काफी मुश्किल थी। ऑब्वियस सी बात है, देखने में तो मुश्किल लगी रही है ना, देखने में जो चीज मुश्किल है वो मुश्किल ही है हमारी नजरों में। अगर हम पढ़ेंगे थोड़ा बहुत तो फिर थोड़ा सा आपको पता चल जाएगा। पहले ग्राफ में आपको गिवन है कि न्यू दिल्ली से एयर डिस्टेंस कहाँ का, रांची का, कोलकाता का, पणजी का, पुणे का, कवरत्ती का और मुनार का, कितना कितना है यहाँ पे, 1000, 1200, 1400, 1200, 1800 एंड 2000। ठीक है, उसके बाद क्या है, द नंबर ऑफ ट्रिप्स फ्रॉम न्यू दिल्ली रांची टू रांची, कोलकाता एंड ऑल दैट। आपको बोला गया कि नंबर ऑफ ट्रिप्स कितने हैं, ये देखो जैसे यहाँ पे देखोगे तो 300 है, ये सारा कुछ लिखा हुआ है ना, मंथ ऑफ द ईयर 2015, ये मार्च से लेके अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो दिसंबर तक के आपके ट्रिप बताए हुए हैं कि यहाँ 300 है, यहाँ 400 है, यहाँ पे 300 है, इस तरीके से। समझ गए ना बात को। अब आगे देखो और भी डायरेक्शंस हैं, हालांकि सिंपली यूजलेस कह सकते हो आप इन सारी डायरेक्शन को, कुछ भी लिखा हुआ है देखो कि ड्यू टू सम रीजन प्लेन्स आर ओनली मेड दिस ट्रिप बिफोर एंड आफ्टर द जनवरी एंड मार्च। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा, और ये चीज देखो ऑलरेडी मेंशन है, ये देखो मार्च के बाद शुरू किया हुआ उसने, ऑलरेडी मेंशन है। ठीक है, पहली लाइन का कोई मतलब नहीं बैठता। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ, द मंथ ऑफ मई ऑफर्स द बेस्ट वेदर कंडीशंस, हमें क्या मतलब है वेदर कंडीशन से, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द ईस्टर्ली विंड्स रन्स एट 2 किलोमीटर पर आवर ईस्ट टू वेस्ट ऑल ईयर, ईस्ट टू वेस्ट विंड चलती है सारा साल 2 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है,
प्लेन्स ऑन ट्रिप रांची टू कोलकाता मस्ट पुश अगेंस्ट द ईस्टर्ली विंड्स, मतलब जो रांची एंड कोलकाता जा रहे हैं ना वो ईस्ट की तरफ पुश करते हैं उनको, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, प्लेन्स टू ट्रिप पणजी एंड पुणे कवरत्ती कैरिड आउट अलोंग द वे टू ईस्टर्ली विंग्स, ये भी रास्ते में ही पड़ते हैं। नेक्स्ट क्या है कि प्लेन ऑन ट्रिप मुन्नार क्रॉस द करंट एंड द एक्सपीरियंस नो काउंटर और फेवरेबल इफेक्ट, ठीक है। तो ये सारी चीजें ऐसे लिखी हुई हैं उसने। पहला क्वेश्चन देखो क्या है, हाउ फार इज इट फ्रॉम रांची टू मुनार, रांची से लेके मुनार तक आपसे पूछा गया डिस्टेंस क्या है। अब देखो बच्चे, आपको दिल्ली से रांची तक का गिवन है, आपको दिल्ली से रांची तक का गिवन है, दिल्ली से मुनार तक का गिवन है, लेकिन ऐसी कोई भी स्पेसिफिक आपको डिस्टेंस गिवन नहीं है जो आपको यह बता सके कि रांची से मुनार तक का कितना डिस्टेंस रहा होगा। ध्यान से समझना बात को, जो आपको डीआई गिवन है उस डीआई में क्या है हमारे पास, दिल्ली टू रांची मुनार जितने भी सिटीज के नाम लिखे हैं उनका डिस्टेंस गिवन है फ्रॉम दिल्ली, ठीक है। आपसे रांची और मुनार का डिस्टेंस गिवन नहीं है, अब आप खुद डायरेक्शन लगा के नहीं बना सकते हो वो, ठीक है जी। तो इसका आंसर क्या होगा पहले क्वेश्चन का, कैन नॉट बी डिटरमाइन, हम निकाल ही नहीं सकते हैं इसका आंसर। समझ आया सभी को, हम निकाल ही नहीं सकते हैं। अगर आपको मैं ये कहूं कि मान लो मैं चंडीगढ़ में बैठा हूं अभी, ठीक है, मैं आपको कहता हूं कि चंडीगढ़ से मान लो एक एग्जांपल लेके चलते हैं, मान लो चंडीगढ़ से मान के चलते हैं कि फाजिल्का, नाम सुना होगा फाजिल्का का, है ना। मान लो 280 किलोमीटर है और चंडीगढ़ से पठानकोट है 250 किलोमीटर। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि बताओ फाजिल्का से पठानकोट कितना है, तो क्या आंसर रहेगा आपका, हमें नहीं पता। हमें डायरेक्शन नहीं ना पता कि दोनों सिटीज का डायरेक्शन किस तरफ है। सेम डायरेक्शन भी हो सकती है, ऑपोजिट भी हो सकती है, लेफ्ट राइट भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो जब डायरेक्शन का पता ना हो तो हम कभी भी दोनों के बीच का डिस्टेंस नहीं निकाल सकते हैं। समझ आया सभी को बच्चे, समझ आया सभी को जी, ठीक है ना। नाउ ये जो लेवल अब शुरू हुआ है ना, अब ये शुरू हुआ है मॉडरेट लेवल। क्वेश्चन इजी है बट दे आर लिटिल बिट ट्रिकी, ट्रिकी है और कुछ नहीं है, ठीक है जी। इसीलिए मैं इसको मॉडरेट में कंसीडर करूंगा। बाकी पेन उठाने की जरूरत नहीं है आपको, ये आपको समझाने के लिए बनाया है। अगर आपको पहले से इस चीज का पता हो तो कैंट बी डिटरमाइन आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट देखिए जी, 16th क्वेश्चन में क्या बोला हुआ उसने कि टेकिंग इन द अकाउंट ऑफ द डिस्टेंस एंड द विंड्स इफ प्लेन्स वर टू फ्लाई फ्रॉम नॉर्थ दिल्ली टू कोलकाता एंड अनदर फ्रॉम दिल्ली टू पुणे एंड द कांस्टेंट स्पीड में ये जा रहे हैं, विच ट्रिप वुड टू एक्सपेक्ट टू बी कंप्लीटेड क्विकर। पहले बताओ कौन सा डिस्टेंस कवर होगा, कि अगर मान लो न्यू दिल्ली से कोलकाता जाना है आपने और दूसरा न्यू दिल्ली से आपने पुणे जाना है, ठीक है। तो मैं यहां देख लेता हूं इसको, एक तो न्यू दिल्ली से कोलकाता और एक न्यू दिल्ली से पुणे। तो अगर हम कोलकाता और पुणे का डिस्टेंस देखें ये फिर मिट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ कोलकाता आ गया और यहाँ पे न्यू दिल्ली टू पुणे आ गया, ठीक है। तो कोलकाता का अगर हम देखें तो यह कोलकाता कितना 1200 और पुणे भी कितना 1200। तो अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस दे विल टेक सेम टाइम। डिस्टेंस दोनों का 1200 किलोमीटर है तो टाइम भी दोनों को क्या लगेगा बच्चे, सेम लगेगा। डिस्टेंस सेम है तो टाइम भी क्या लगेगा, सेम लगेगा। दिल्ली टू कोलकाता एंड दिल्ली टू पुणे अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस। ऐसे ही अगर हम विंड की बात करें, क्योंकि उसमें विंड का भी मेंशन किया हुआ था, तो अगर मैं विंड की बात करूं तो यहाँ पे उसने लिखा था कि कोलकाता में भी क्या है, विंड की तरफ ही चलेगा, अलोंग द फ्लो चलेगा, और पुणे की तरफ भी क्या होगा, अलोंग द फ्लो चलेगा। मतलब वो जो 2 किलोमीटर पर आवर जो ईस्टर्न विंड्स थी ना, वो दोनों पे इफेक्ट सेम रहेगा। तो विंड्स का इफेक्ट सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो टाइम भी क्या लगेगा, जल्दी से बताइए। विंड्स का इफेक्ट सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, तो दोनों डिस्टेंसेस को कवर करने के लिए टाइम भी क्या लगेगा। क्या आंसर है जी यहाँ पे, क्या आंसर आएगा, जल्दी से बताइए। बोथ ट्रिप्स वुड टेक द सेम अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है जी। अब देखो अभी तक 16th क्वेश्चन हमने कर लिया, मतलब 6 से लेके 16 दे रहा, टोटल 11 क्वेश्चंस। अभी तक 11 क्वेश्चंस करे हैं और कुछ भी अनकन्वेंशनल नहीं लगा अभी तक, क्योंकि सिंपल है यार, पढ़ना तो होता ही है ना क्वेश्चन। ये तो और भी ज्यादा सिंपल है जिनमें कैलकुलेशन ही नहीं है। इन क्वेश्चंस में तो बच्चे कैलकुलेशन भी नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि दीज आर इजी क्वेश्चंस, ठीक है। तो डीआई का क्वेश्चन था जिसको मुश्किल समझ रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बच्चे डीआई का ही है, ठीक है। अब ये रहा डीआई का दूसरा क्वेश्चन, पहले पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। इसमें एक नई टर्म इंट्रोड्यूस करी गई, बीएमआई। क्या लिखा हुआ है, बीएमआई इज डिफाइंड एज द मास ऑफ ए पर्सन डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द हाइट।
मास ऑफ ए पर्सन डिवाइड बाय स्क्वायर ऑफ द हाइट, मतलब फॉर्मूला गिवन है आपको कि व्हाट इज बीएमआई, कि क्या है बीएमआई हमारे पास, मास ऑफ द पर्सन डिवाइड बाय हाइट का स्क्वायर, बस इतनी सी बात है, ठीक है। बाकी आपको हाइट भी गिवन है, वेट भी गिवन है, मास मतलब वेट भी गिवन है आपको, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चे हमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द ग्रेटेस्ट बीएमआई, बताइए इनमें से किसकी सबसे ज्यादा बीएमआई है। अब एक एक को सोल्व करेंगे तो कैलकुलेटिव होगा, क्वाइट श्योर, आई एम क्वाइट श्योर कि कैलकुलेटिव होगा, आपको भी लग रहा है कि कैलकुलेटिव होगा, और कई बच्चे कह रहे थे कि डीआई कैलकुलेटिव थी, मुश्किल नहीं थी, कैलकुलेटिव थी। अब सबको सोल्व थोड़ी करना हमने, देखो 1.45 और ये 45, 1.50 ये 50, 1.55 ये 55, 1.70 ये 60, 1.80 ये 70। इससे ये पता चलता है कि भाई देखो, अगर आप डिफरेंस को देखोगे तो इन दोनों का डिफरेंस जो है वो बाकी तीनों से क्या है, ज्यादा है। 60/170 का स्क्वायर है ना, देखो 60/170 का स्क्वायर और 50/150 का स्क्वायर, ऑब्वियस सी बात है ज्यादा वैल्यू इसकी आएगी, इट विल बी अ ग्रेटर वैल्यू, क्योंकि डिफरेंस क्या है, कम है, यहाँ डिफरेंस ज्यादा है, तो डिफरेंस ज्यादा होगा, डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा आंसर उतना ही कम आएगा। हमें आपसे क्या पूछा गया है कि सबसे ज्यादा किसका है, ठीक है। तो ये दो जो है इनका डिफरेंस ज्यादा है, ये तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए, ये तो हो ही नहीं सकता, तो आंसर होगा एबीसी में से एक, एबीसी में से एक। अब आपने एक छोटी सी चीज और देखनी है, मान लो अगर आपको मैं ये कहूं कि एक 2/3 और एक 7/8 है, मुझे बताइए किसकी वैल्यू ज्यादा होगी, बताइए किसकी वैल्यू ज्यादा होगी, 2/3 की या 7/8 की, जल्दी से कमेंट करिए, शाबाश, जल्दी से बताइए सभी स्टूडेंट, 2/3 की वैल्यू ज्यादा होगी 7/8 की, क्योंकि आगे भी जो आप एग्जाम दोगे उनमें भी हो सकता है ऐसे क्वेश्चन मिल जाए, तो यू हैव टू प्रिपेयर्ड फॉर दैट, ओके, यू नीड टू प्रिपेयर फॉर दैट ऑल्सो। तो देखो 2/3 होता है 0.66 और 7/8 होता है 0.87, तो वैल्यू किसकी ज्यादा है, 7/8 की ज्यादा। पता है क्यों है, कि देखो डिफरेंस तो सेम है, डिफरेंस तो दोनों का सेम है, देखो 2/3 में 1 का डिफरेंस, 7/8 में 1 का डिफरेंस, तो जब डिफरेंस सेम होता है ना, तो वैल्यू किसकी ज्यादा होती है, जो नंबर बड़े हों, वैल्यू किसकी ज्यादा होती है, जो नंबर बड़े हों, ठीक है, जो नंबर छोटे रहेंगे उनकी वैल्यू कम आएगी। अब इनमें तो ज्यादा डिफरेंस था, ये तो कभी हो ही नहीं सकते, तो अब इन तीनों में से मुझे बताओ आंसर क्या होगा, ए बी या सी। अब आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप मुझे सीधा बता दीजिए आंसर क्या होगा, ए बी या सी। सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी आएगी बीएमआई में, ए की, बी की या सी की, जल्दी से आंसर दीजिए, शाबाश। जो बड़े नंबर होंगे उनकी वैल्यू ज्यादा रहेगी, जो छोटे नंबर होंगे उनकी वैल्यू कम रहेगी। कितना आंसर आएगा, शाबाश, बहुत बढ़िया नविता, बहुत अच्छे, है ना, सोल्व करने की जरूरत भी नहीं आपको, छोटा सा कंसेप्ट ही तो था एक। आंसर क्या रहेगा, सी रहेगा इसका आंसर, इसका आंसर क्या रहेगा, सी रहेगा। आप सोल्व करके भी देखोगे ना तब भी आ जाएगा आपका। 55 है, 50 से बड़ा होता है, 45 से बड़ा, और डिफरेंस देखो सबका सेम है, अगर मैं पॉइंट हटा दूं तो 100 100 100 सेम डिफरेंस बन रहा है, तो स्क्वायर अगर नीचे स्क्वायर भी लगा दोगे तब भी डिफरेंस और ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी, 17 का आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी रहेगा, ठीक है जी। नेक्स्ट देखो जी, अब अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की, तो 18 में क्या बोला गया बच्चे यहाँ पे, कि इफ द एडोलेसेंट हाइट इंक्रीजेस बाय 10% एंड द मास बाय 10%, हाइट भी इंक्रीज हुई है 10% से, मास भी इंक्रीज हो गया 10%, दे हाउ, आपसे बोला गया है कि बाय हाउ मच विल हिज बीएमआई चेंज, बताइए उसकी बीएमआई कितनी चेंज हुई होगी। मास भी इंक्रीज हुआ, देखो बच्चे मास भी इंक्रीज हुआ है और हाइट भी इंक्रीज हुई है, तो बताइए बीएमआई कितना इंक्रीज हुआ होगा। बीएमआई क्या होता है बच्चे, बीएमआई होता है हमारे पास मास अपॉन हाइट का स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, मान के चलते हैं, अज्यूम तो कुछ करना ही पड़ेगा, तो मान लेते हैं कि जो उसकी जो हाइट थी ना, हाइट भी 10 थी पहले और मास भी 10 था, हाइट भी 10 थी और मास भी क्या था उसका 10 था, समझ आ गया सभी को। तो पहले बीएमआई कितना रहा होगा उसका, फिर पहले बीएमआई कितना रहा होगा, मास अपॉन हाइट का स्क्वायर, ठीक है, मास अपॉन हाइट का स्क्वायर। अब अगर अब की बात करें तो अब क्या कह रहा है कि 10-10% दोनों इंक्रीज हुए हैं जी, ठीक है, 10-10% इंक्रीज होने का मतलब ये भी 11 हो गया होगा, ये भी 11 हो गया होगा, ठीक है। तो अब आपसे बोला गया कि बताइए अब कितना इंक्रीज हुआ होगा। अब बीएमआई की बात करें तो देखो, ऊपर रहेगा मास, नीचे क्या रहेगा, हाइट का स्क्वायर, यानी कि 11 का स्क्वायर 121, 11 का स्क्वायर 121, क्लियर हुआ। अब आपसे बोला गया है कि बताइए
बाय हाउ मच विल द बीएमआई चेंज, बीएमआई बताओ कितना चेंज हुआ होगा। तो देखो 0 से 0 कैंसिल, ठीक है, 121 उधर जाएगा, 10 उधर मल्टीप्लाई होगा तो 121 रेशो 110 बन जाएगा। मैंने इस तरीके से बना दिया, ठीक है। तो क्या हो रहा है बच्चे, डिक्रीज हो रहा है बीएमआई। रेशो बना ली मैंने, क्योंकि देखो डिक्रीज और इंक्रीज की बात करें, मतलब कंपैरिजन कर रहे हैं, तो रेशो बना लो। तो 121 और 110 कितना डिक्रीज हो रहा है जी, 11 से डिक्रीज हो रहा है आउट ऑफ 121। तो परसेंटेज में कितना डिक्रीज होगा जी, 11 इंटू 11, और 1/11 क्या होता है, 9 1/11%। डिक्रीज या माइनस कह लो, बात एक ही है। तो 9 1/11 तो ऑप्शन में है नहीं, तो 9 तो है ही है, तो 9 कर लो आंसर। 9 तो है ही है ना ऑप्शन में, तो 9 आ जाएगा इसका आंसर। समझ आ गया सभी को जी। मैंने 10-10 एज्यूम कर ली कि मास और हाइट क्या है, 10-10 है, तो पहले बीएमआई क्या होगा, मास अपॉन हाइट का स्क्वायर, यानी कि 10/100। बाद में कितना हो जाएगा, जब 10-10% इंक्रीज करेंगे तो 11 हो जाएंगी। तो बीएमआई कितना हो जाएगा, मास 11 अपॉन हाइट का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर 121। तो ये पहली बीएमआई थी, ये बाद की थी। आपसे पूछा है कितनी इंक्रीज या डिक्रीज हुई है, तो रेशो में ले लिया दोनों को। बस आगे आपको लगी क्या होगा पता। हाँ जी बच्चे, समझ आया सभी को जी? हाँ जी, समझ आया सभी को? हाँ जी, समझ आया सभी को बच्चे? ठीक है जी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले फिर। हाँ, अब ये देखिए जी, ये बहुत मतलब कि लंबी चौड़ी चीजें लिखी हुई है यहाँ पे। अब इंग्लिश हमने तो पढ़नी नहीं, ठीक है, मैं सीधा ऊपर जाता हूँ, क्योंकि नीचे वेन डायग्राम भी बनी हुई है। ये वेन डायग्राम बनी हुई है, बस इसी से देख लेंगे हम, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, इसको आप कह सकते हो कि दीज क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन, दीज क्वेश्चन आर मॉडरेट टू हाई लेवल। इसे कहा जाता है मॉडरेट टू हाई लेवल। इसको आप कह सकते हो कि हाँ जी मुश्किल है। मुश्किल क्या है, सिर्फ चार्ट, क्वेश्चंस के बारे में भी बात नहीं करी। ग्राफ मुश्किल हो सकता है, ठीक है, क्योंकि बड़ा ग्राफ है, समझने में दिक्कत आ सकती है, बट क्वेश्चंस देखेंगे, क्वेश्चन इसके भी इजी थे, तो हम ये मान के चलते हैं कि ये इजी टू सॉरी मॉडरेट टू डिफिकल्ट वाला है। और 2 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इसके नीचे 2 क्वेश्चंस हैं। अब देखो स्मार्ट वर्क तो यही होगा कि आप इन क्वेश्चंस को छोड़ के आगे बढ़ जाओ, लेकिन अभी हम एग्जाम नहीं दे रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं, तो हमने ये क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो 2 क्वेश्चंस है यहाँ पे। देखो क्या कह रहा है कि आउट ऑफ 100 कैंडिडेट्स अपेयरिंग फॉर फर्स्ट स्टेज एंड दिस इज द फर्स्ट स्टेज, ठीक है। फर्स्ट स्टेज है, इसमें से कुछ पास कुछ फेल होंगे, वो सेकंड स्टेज पे जाएंगे, ये सेकंड स्टेज आ गई। या फिर एक और है हमारे पास, पास और फेल होके, ये दूसरी स्टेज एक और है। 2 स्टेजेस ये है, एक ये और एक ये है, ठीक है। जैसे मान लो, सिंपल सी बात है कि एक प्रीलिम्स पेपर है, ये मान लो स्टेज 1 प्रीलिम्स पेपर है, जिसका प्रीलिम्स पेपर क्लियर होगा वो आगे 2 तरह के पेपर दे सकता है। स्टेज 2 में 2 तरह के पेपर दे सकता है। मान लो आईएएस का और आईपीएस का अलग अलग अगर पेपर हो, तो प्री क्लियर करने के बाद आईएएस का आपकी मर्जी, आईएएस का दो या आईपीएस का दो, तो उसका कौन सा पर्सन, कौन सा स्टूडेंट कौन सा एग्जाम देगा, वो कुछ कंडीशंस पे डिपेंड करता है, और वो कंडीशंस यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है जी वेन डायग्राम, जैसे कि आपको दिख ही रहा है। हालांकि ये रीजनिंग का पार्ट होता है, बट रीजनिंग के अलावा ये डीआई का पार्ट भी होता है, तो आप क्या कह सकते हो कि ये डीआई का पार्ट है, ठीक है। तो क्या बोला हुआ इसने, देखो ये पूरा सर्कल है, क्लियर्ड E1 बट फेल्ड इन E2, एग्जाम 1 एग्जाम 2, ठीक है। ये वाला पाई चार्ट क्या है, क्लियर्ड E2 बट फेल्ड इन E1, क्योंकि देखो ये ओनली वाला हिस्सा होता है। अगर आपने परसेंटेज मुझसे करी हुई है, ऑब्वियसली करी हुई है, तो आपको वेन डायग्राम मैंने करवाए थे उसमें, तो ये वाला हिस्सा जो अंदर लिखते हैं वो क्या होता है, ओनली वाला पार्ट। तो ये ओनली है, मतलब क्लियर्ड E2, और ये क्या है, क्लियर्ड E1 बट फेल्ड इन E2, ठीक है। और ये जो बीच वाला पार्ट है, ये क्या है, बोथ वाला, क्लियर्ड बोथ, ठीक है। उसके बाद कुछ स्टूडेंट इधर गए हैं आफ्टर क्लियरिंग फर्स्ट स्टेज, ये आ गया। अब यहाँ पे 60 स्टूडेंट्स हैं हु क्लियर्ड E2 टेस्ट, जिन्होंने E2 टेस्ट क्लियर किया है, और जो नीचे वाली स्टेज है, इन्होंने E1 टेस्ट क्लियर किया है। 2 एग्जाम हुए थे ना प्री और इसके फर्स्ट स्टेज में, एक एग्जाम 1 था, एक एग्जाम 2 था। तो जिन्होंने एग्जाम 1 क्लियर किया वो इस स्टेज में आगे, जिन्होंने एग्जाम 2 क्लियर किया वो इस स्टेज में आगे, ठीक है। अब ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, हमें थोड़ा बहुत आइडिया हो चुका है कि ये पहला पेपर था, 2 पेपर हुए थे, एग्जाम 1 एग्जाम 2, जिन्होंने एग्जाम 1 क्लियर किया वो नीचे आ गए, एग्जाम 2 वाले उधर चले गए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखो जी। तो पहले पेपर में पहले क्वेश्चन में क्या रेशियो पूछी हुई है कि द नंबर ऑफ व्हाट इज द रेशियो ऑफ द परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स क्लियरिंग E2 एग्जाम एंड सेकंड स्टेज एंड आफ्टर क्लियरिंग E1 एग्जाम in the first stage to the percentage of candidates who clearing E1 exam in the second stage after clearing the E2 exam in second stage। तो देखो जी,
रेशो पूछी हुई है, रेशो सबकी देखो अलग अलग है। पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये दो तो हो नहीं सकती, है ना, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि है ना इस तरीके से, ये तो मतलब गलत ही लगा लो। आंसर होगा या तो ऑप्शन 1 या फिर ऑप्शन 3। तो चेक पता कैसे करना है हमने, यहाँ पे 3/7, यहाँ पे 4/7, यहाँ पे 2/3, यहाँ पे 1/5, कोई एक चेक कर लो बस। जैसे मैं मान लो अगर ये वाला चेक करूं, what percent candidates who cleared E1 exam in second stage after clearing E2 exam in the first stage। अगर मैं ये वाला ही सिर्फ चेक कर लूं तो ये देखो जी, तो ये है हमारे पास। अगर मैं यहाँ पे देखूं कि जिन्होंने E1 क्लियर किया था वो यहाँ आए थे, और आपसे बोला गया है कि पहली स्टेज में E1 और दूसरी स्टेज में E2 क्लियर होना चाहिए। तो E2 की बात करें तो E2 कितनों का क्लियर हो रहा है यहाँ पे बताइए। सेकंड स्टेज में, सेकंड स्टेज में E2 बताइए कितनों का क्लियर हो रहा है, देख के बताइए जल्दी से, जल्दी से कमेंट करिए, मुझे बताइए कि सेकंड स्टेज में E2 कितनों का क्लियर हो रहा है जी। हाउ मेनी स्टूडेंट्स है, अरे नहीं बेटा नहीं, ये देखो क्लियर्ड वाइवा बट फेल्ड इन E2, ये फेल हो चुके हैं, ये नहीं लिखने हमने। कितना आएगा 40, देखो क्लियर्ड E2 10 है, ये क्या है क्लियर्ड बोथ मतलब 30 है, तो टोटल कितने का पास हुआ है 40 स्टूडेंट्स का आउट ऑफ 60, 40 स्टूडेंट्स का पास हुआ आउट ऑफ 60। तो क्या बन गया यहाँ पे 2/3, कितना बन गया 2/3। बस आगे सॉल्व नहीं करना मुझे, 2/3 आ गया ना, अब ऑप्शन देख लेंगे। 2/3 आ गया, बाकी काम हमारा ऑप्शन कर देगी। ऑप्शन में 2/3 पहली ऑप्शन में पड़ा हुआ है, दैट इज आवर आंसर। सीधा सीधा आंसर, मतलब सोल्व करने की ज्यादा जरूरत ही नहीं है। अगर करना भी होगा तो दूसरा भी इजी है, कितना का टाइम लगेगा, पूरा भी निकल ही जाएगा अगर आधा निकल गया तो, है ना। तो इसका आंसर क्या रहेगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मॉडरेट टू हाई हाई था इसलिए क्योंकि ग्राफ को पढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट था। ठीक है, इसे कहते हैं अनकन्वेंशनल, क्योंकि एक्सपेक्टेशन नहीं थी ना कि पीसीएस के पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। बट करना, क्वेश्चन आसान थे, डीआई मुश्किल थी, मतलब ग्राफ मुश्किल थे, क्वेश्चन इजी थे बहुत। ठीक है, नेक्स्ट देखो जी, आपसे बोल दिया व्हाट परसेंट ऑफ द कैंडिडेट्स हु आर फेलिंग इन सेकंड स्टेज वाइवा आफ्टर क्लियरिंग E2 एग्जाम इन फर्स्ट स्टेज। बड़ा बड़ा आसान है। अब देखो एक चीज समझना, पहली स्टेज में E2 एग्जाम जिन्होंने क्लियर करा है और सेकंड स्टेज में क्या हो गया, वाइवा में क्या हो गया, वो फेल हो गए। तो बताओ कितने स्टूडेंट हैं जो वाइवा में फेल हुए हैं, जो वाइवा में क्या हुए हैं, फेल हुए हैं आफ्टर क्लियरिंग E2 एग्जाम इन द फर्स्ट स्टेज। अब देखो पहली स्टेज में E2 एग्जाम जो था, पहली स्टेज में E2 एग्जाम किन्होंने क्लियर किया था, ये वाले ने, मतलब इस ग्राफ की बात हो रही है। अब यहाँ पे E2, यहाँ पे एक बात हो रही है। ठीक है, दी स्टूडेंट्स क्लियर द, ये जो स्टूडेंट है इन्होंने E2 एग्जाम क्लियर किया है। तो आपसे बोला गया है कि बताइए कितने स्टूडेंट ऐसे हैं, कितने परसेंट स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका वाइवा में फेल है। वाइवा में कितने फेल हैं भाई बताइए जरा, शाबाश। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर फेल्ड इन वाइवा, बताइए जल्दी से, कितने स्टूडेंट है जो वाइवा में फेल हैं। पच्चीस, 25 कहाँ है भाई, वाइवा में फेल कितने हैं भाई जल्दी से बताइए। देखो मैं बताता हूँ कितने हैं, यहाँ पे 10 वाइवा में फेल हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे अगर टोटल देखोगे तो कितना बन रहा है जी, 30 दोनों में पास, 15 वाइवा में पास, और यहाँ पे 10 वाइवा में फेल। ठीक है, अब देखो टोटल कितना हो रहा है, 55 हो रहा है कि नहीं, टोटल कितना हो रहा है 55, लेकिन टोटल स्टूडेंट कितने हैं 60, स्टूडेंट कितने टोटल 60 है, तो ये 55 है। तो ये बचे हुए जो 5 है ना, जो बचे हुए 5 है वो दोनों में फेल थे, वो वाइवा और अपना इवन दोनों में फेल थे। समझ आ गया सभी को। तो टोटल फेल कितने वाइवा में, 15 फेल हैं, और 15 फेल हैं आउट ऑफ 60 कैंडिडेट्स, आउट ऑफ 60 कैंडिडेट। ठीक है, तो कितना परसेंटेज में आंसर आएगा, 1/4 होगा, तो 1/4 होता है 25%। अब ये चेक करना है बस हमने कि 25% ऑप्शन में है या नहीं। पहले ये बताओ समझ आया सभी को, ये 5 कहाँ से आया पता चला। हाँ जी, समझ आया बच्चे सभी को। ये वाला क्वेश्चन समझ आया बेटा सभी को, किसी को कोई डाउट तो नहीं है। ठीक है जी, चलो बहुत बढ़िया है फिर तो।
चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा वेन डायग्राम के ऊपर था। तो वेन डायग्राम में इसमें क्या बोल दिया उसने कि अ सर्वे वाज कंडक्टेड ऑन ए सैंपल ऑफ 500 सिनेमा आर्टिस्ट। 500 आर्टिस्ट हैं हमारे पास, सिनेमा आर्टिस्ट है, विद रेफरेंस टू देयर प्रोफिशिएंसी इन द स्किल ऑफ एक्टिंग, सिंगिंग एंड डांसिंग। कुछ एक्टिंग करते हैं, कुछ सिंगिंग करते हैं, कुछ डांसिंग करते हैं, ठीक है। द रिजल्ट ऑफ द सर्वे आर डिपिक्टेड इन द गिवन वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में बताया हुआ है कि कितने जो हमारे आर्टिस्ट हैं वो क्या क्या कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो सारी वैल्यूज अंदर लिखी हुई हैं। तो ये जो 70 है, 70 का मीनिंग क्या है? ओनली सिंगिंग। इस 80 का मीनिंग क्या है? ओनली एक्टिंग। और ये 125 का मीनिंग क्या है? ओनली डांसिंग। ऐसे ही ये वाला 25 है, ये 25 का मीनिंग क्या है? ओनली सिंगिंग एंड एक्टिंग, ओनली सिंगिंग एंड डांसिंग, ओनली एक्टिंग एंड डांसिंग। और ये 75 क्या है? तीनों का। 75 क्या है? तीनों का है, ठीक है जी। अब पहला क्वेश्चन देखो जी, 21। अब 21st क्वेश्चन में अगर मैं देखूं तो क्या लिखा हुआ है कि भाई व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ सिनेमा आर्टिस्ट हु आर नॉट प्रोफिशिएंट इन एनी ऑफ दीज स्किल्स। कि जो किसी भी स्किल में नहीं है, एक्स नोट, मतलब इसका क्या है कि जिनको कुछ नहीं आता। एंड टू दोज हु आर प्रोफिशिएंट इन ऑल थ्री, X3, मतलब जिनको तीनों चीजें आती हैं। तो देखो जी, तीनों वाले तो 75 है, ये तो यहाँ मेंशन है। अब जिनको कुछ नहीं आता वो कैसे पता चलेंगे? कि इन सबको ऐड करो भाई। टोटल 500 गिवन है ना आपको, उसमें से इन सबको ऐड करके माइनस कर दो, जो भी रिजल्ट आएगा वो वाले हमारे पास कैंडिडेट होंगे जिनको कुछ नहीं आता। तो ऐड करो जरा, देखो 75 प्लस 500 और ये 150 250, 250 प्लस 125 375, 375 45, ये बन जाएगा हमारे पास 545, 555। ये कितना बन 455, सॉरी। ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा? 455। तो माइनस करोगे 500 से तो कितना आएगा? 45। मतलब 45 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको कुछ भी नहीं आता। तो रेशो क्या बनेगा बच्चे? 3:5। रेशो क्या बन जाएगा? 3:5। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास जी? 3:5 आ जाएगा, ठीक है जी। अब ये तो हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21। सिंपल था बिल्कुल। अभी तक देखो जितने भी हमने क्वेश्चंस करे हैं, आई डोंट थिंक कि कोई ऐसा क्वेश्चन था जो आपको ये लगे कि हाँ बड़ा मुश्किल है क्वेश्चन। एक ग्राफ था जो थोड़ा सा टिपिकल था पढ़ने में, अगर वो 2 क्वेश्चन छोड़ भी दो तो बाकी 19 क्वेश्चन हमारे इजी थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी का ये वेन डायग्राम का उसने क्या बोल दिया कि इफ ऑल अदर डेटा रिमेन सेम, सारा डेटा सेम रहेगा, लेकिन हाउ मेनी सिनेमा आर्टिकल्स हु आर नॉट प्रोफिशिएंट इन एनी ऑफ दीज थ्री स्किल्स, मतलब 45 की बात हो रही है, शुड बिकम प्रोफिशिएंट इन ऑल थ्री। मतलब अब सारे के सारे एफिशिएंट कितने हैं हमारे पास? 120 है। जो तीनों का तीनों प्ले कर सकते हैं रोल, वो कितने टोटल? 120 हो गए, ठीक है। आगे के उसने क्या बोल दिया? So that the above said ratio between the number of senior artists who are not proficient in any of these three skills to those who are proficient in the all three. तो सीनियर आर्टिस्ट की बात करी गई है कि बताओ सीनियर, सॉरी क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? रेशो भी दी हुई है, सॉरी देखो। तो आपसे बोला गया सो द अबव सेड द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ सीनियर आर्टिस्ट हु आर नॉट प्रोफिशिएंट इन एनी ऑफ दीज थ्री स्किल्स टू दोज हु आर प्रोफिशिएंट इन ऑल थ्री स्किल्स शुड नाउ बिकम्स द रेशियो 1:4। अब 1:4 में बनाना आपसे बोला गया है कि इफ ऑल अदर डेटा रिमेन सेम, हाउ मेनी सिनेमा आर्टिकल्स आर्टिस्ट जो है उनको शिफ्ट करा जाए, कितने सिनेमा आर्टिस्ट को शिफ्ट करा जाए। अब देखो जो कुछ नहीं करते हैं वो 45। अब सुनना फिर से, जो कुछ नहीं करते वो 45 है और ये तीनों कर लेते हैं वो कितने? 75। टोटल शुड बी 120। अब इनका रेशियो क्या रखना है? 1:4। तो अगर मुझे इनका रेशियो 1:4 रखना है तो 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 96 आएगा और ये कितना आएगा हमारे पास? 24 आएगा, ठीक है। तो जो कुछ नहीं करते वो 24 हो जाएंगे और जो तीनों चीजें कर लेते हैं वो 96 हो जाएंगे। तो कितने शिफ्ट कर रहा हूँ यहाँ पे? पहले 45 थे ना, कितने शिफ्ट कर रहा हूँ? 21 शिफ्ट कर रहा हूँ कि नहीं? कितने शिफ्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे? 21 शिफ्ट कर रहा हूँ। देखो पहले क्या था? 45 और 75 थे। अब कह रहा है कि बताइए इसमें से कितने मैं इधर शिफ्ट करूँ कि रेशो 1:4 बन जाए। तो भाई टोटल तो 120 ही रहेंगे। तो 1:4 का टोटल 5 होता है, 5 की वैल्यू 120 इंटू 24। तो मतलब आपको चाहिए तीनों में जो प्रोफिशिएंट है वो 96, पहले कितने थे? 75। तो ये जो 21 एक्स्ट्रा हुए हैं ये कहाँ से आए हैं? जिनको कुछ नहीं आता है। तो 21 शिफ्ट हुए। आपसे यही पूछा गया है कि कितने शिफ्ट करें। आंसर क्या रहेगा इसका? 21, ऑप्शन नंबर बी। तो पहले 22 क्वेश्चंस में मुझे नहीं लगता कि कुछ मुश्किल था या कोई ऐसा क्वेश्चन जो आप नहीं निकाल सकते, ठीक है। कट ऑफ की बात बाद में करेंगे। नेक्स्ट देखो जी, हाँ जी, अब ये देखिए,
ये भी डीआई का क्वेश्चन था, इसमें भी बच्चों को काफी दिक्कत हुई थी करने में। लेकिन एक चीज देखो बच्चे, अगर हम डीआई की बात करें, मान लो डीआई है, यही कंडीशन अगर आपके साथ हो जाए, आपने कहीं घूमने जाना है, आपने मान लो अगर कहीं घूमने जाना है तो आपको इस तरीके से प्राइस का चार्ट दे दिया जाए, तो क्या हम समझ नहीं सकते इसको? मान लो आप कहीं घूमने जा रहे हो, अपनी फैमिली के साथ जा रहे हो, 4-5 लोगों की फैमिली, कहीं घूमने जाना है, तो दिस इज द प्राइस चार्ट, ठीक है? तो आपने वाइजली चेक करना है कि भाई बताइए कि कौन सी मैं फ्लाइट लूं, है ना, कितने टाइम पे मैं फ्लाइट लूं कि मुझे कम से कम कॉस्ट आए। हम देख सकते हैं ना इस चीज को, यस और नो? जल्दी से बताइए मुझे, ठीक है? आपके पास 4 ऑप्शन है कि आपने कहाँ-कहाँ जाना है, ए, बी, सी, डी। आपके पास सेकंड क्या है कि सिलेक्ट ए फ्लाइट, फ्लाइट सिलेक्ट कर लो भाई। रेट गिवन है, 8 बजे वाली 22,500 ए पे जाती है। शाम को 5 बजे वाली कितने कहाँ जाती है? 7500 में जाती है। नंबर ऑफ पैसेंजर चेक कर लो आप, 1 2 3 4 जितने भी करने हैं। उसके बाद फर्दर ऑप्शन चेक कर लो कि अगर लगेज लेके जाना है, अगर मान लो लेके जाना है जैस, तो 2000 पर आइटम लगेगा। अगर नहीं लेके जाना तो आगे देखो, ट्रैवल इंश्योरेंस करवानी है, नहीं करवानी तो कोई बात नहीं, अगर करवानी है तो 900 रुपये ऐड होंगे। उसके बाद एनवायरमेंटल ऑफसेट की अगर हम बात करें, अगर नो तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर यस तो 350 इसके भी देने पड़ेंगे। और नेक्स्ट इज प्रोसीड टू चेकआउट। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। दिक्कत वाली बात पता है क्या थी एक्चुअल में, कि डायरेक्शन एक पेज पे, क्वेश्चन एक पेज पे, कंफ्यूज हो गया बस बच्चे। बच्चे क्या हो गए? कंफ्यूज हो गए। लेकिन अब करते हैं ना, कोई बात नहीं, देखते हैं अब क्वेश्चन। अब हमारे पास तो फुल फ्रीडम है, हम क्वेश्चन को आगे पीछे कर देंगे। अब देखो पहला क्वेश्चन, ये लगभग सभी बच्चों ने सही करा था, लेकिन जब आंसर की आई तो सबका गलत हो गया, है ना। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने ये टिक किया था, लेकिन आंसर की में ये आंसर है। तो मैं बता देता हूँ कि वो गड़बड़ क्या थी, ठीक है। तो क्या था क्वेश्चन हमारे पास कि हाउ मच मोर इज द कॉस्ट ऑफ ए मॉर्निंग फ्लाइट कंपेयर्ड विद एन आफ्टरनून फ्लाइट फॉर फैमिली ऑफ 4, डेस्टिनेशन बी, और ट्रैवल इंश्योरेंस एंड टोटल 3 आइटम्स लेके जाएंगे। इंश्योरेंस करवाएंगे और 3 आइटम लेके जाएंगे अपने साथ। इवनिंग की फ्लाइट है, मॉर्निंग और आफ्टरनून की फ्लाइट में डिफरेंस पूछा गया है 4 बंदों का, कि प्राइस में बताइए, टिकट प्राइस में क्या डिफरेंस रहा होगा। देखो देयर आर 4 पीपल विद इंश्योरेंस एंड 3 लगेज, 3 आइटम लगेज, ठीक है। तो चलो देखते हैं। हमने जाना भाई बी डेस्टिनेशन में, ठीक है जी। पर्सन कितने हैं? 4। लेकिन देखो जब भी हम टिकट प्राइस की बात करें, तो टिकट प्राइस हमेशा, अगर आपसे कोई पूछे, मान लो आपने कहीं जाना था, प्राइस था 20,000 रुपए, ठीक है, आप 4 फैमिली मेंबर हो, तो 80,000 रुपए लगे, तो आपका खर्चा, आपका एक्सपेंडिचर 80,000 आया है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ टिकट का क्या रेट है, तो आप 80,000 नहीं बोलोगे, आप क्या बोलोगे? 20,000। आप एक टिकट का बताओगे। तो यहाँ इस क्वेश्चन में भी आपने क्या करना था, जो डिफरेंस था ना प्राइस का, वो 1 टिकट का बताना था, ठीक है, वो 1 टिकट का बताना था। समझ आ गया ना सभी को? अब देखो जी, अगर हम इंश्योरेंस की बात करें और लगेज की बात करें, वो तो सेम ही है। लगेज और इंश्योरेंस की बात करें, वो तो सेम ही रहेगा, चाहे आप मॉर्निंग की फ्लाइट पकड़ लो, चाहे आप इवनिंग की फ्लाइट पकड़ लो। समझ रहे हो बात को जी? चाहे आप मॉर्निंग की फ्लाइट ले लो, चाहे आप इवनिंग की फ्लाइट ले लो, ये तो आपको सेम ही देने पड़ेंगे। डिफरेंस किस चीज का है? सिर्फ इस चीज का कि यहाँ पे टिकट थी 14,200 की, दूसरी जगह थी 9,800 की, तो डिफरेंस कितना आएगा पर हेड? 4,400 का। डिफरेंस कितना आएगा पर हेड जी? 4,400 का। हाँ जी, क्वेश्चन समझ आया सभी को? यस और नो? क्वेश्चन समझ आया सभी को? बच्चों ने क्या किया था कि 4 फैमिली मेंबर है, इंटू 4 कर लिया, तो 17600 आ गया। तो गलत नहीं थे वो भी, उन्होंने टोटल का बता दिया। यहाँ पे क्या था, उसने इंडिविजुअल का पूछा हुआ था। समझ आ गया जी? समझ आ गया बच्चे सभी को? ये देखो 17600 भी था और 4,400 भी था, तो कंफ्यूज नहीं होना आपने, सिंगल का प्राइस बताना है 4,400। जीरो कैलकुलेशन, कैलकुलेशन तो थी नहीं इसमें, ये तो बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में हो सकता है अभी। आगे क्या बोला गया है कि अ पार्टी ऑफ 3 बुक टू फ्लाई ऑन द आफ्टरनून फ्लाइट टू डेस्टिनेशन सी। आफ्टरनून सी जाना है, सी में जाना है, और इवनिंग में जाना है, विद टोटल 2 आइटम्स ऑफ लगेज एंड एनवायरमेंटल ऑफसेट। अब की बार इंश्योरेंस नहीं करवाई इन्होंने। हाउ मच इज द कॉस्ट ऑफ देयर ट्रिप? इनके ट्रिप की बताओ क्या कॉस्ट रही होगी। अब की बार पूछा गया है कि ट्रिप की कॉस्ट क्या रही होगी प्रॉपर। अब पूरे ट्रिप की कॉस्ट पूछी है। समझ आ गया सभी को? भाई आवाज आ रही है सभी को? हाँ जी, आवाज आ रही है सभी को? प्लीज बाकी भी आंसर दीजिए, आवाज आ रही।
गगन भाई आवाज आ रही है बच्चे, गगन आवाज आ रही है, प्लीज आप अपना चेक कर लीजिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो 3 लोग हैं, सी में जाना है आफ्टरनून फ्लाइट, और इंश्योरेंस अपना 2 आइटम लगेज है और एनवायरमेंट ऑफसेट है, ठीक है। तो चलो देखो करते हैं जी। ये रहा जी, सी में जाना है आफ्टरनून, ठीक है, सी में जाना है जी आफ्टरनून, उसके बाद 2 लगेज है और एनवायरमेंट ऑफसेट है, ठीक है जी। तो देखो जी 7200 इंटू 3 करोगे, पहली बात तो ये है, इंटू 3 करोगे तो कितना बनेगा 21,600। उसके बाद 2 लगेज हैं तो 4,000 रुपए इसके लग जाएंगे। उसके बाद आपने एनवायरमेंट ऑफसेट भी लिया तो उसके 1,050 अलग से चार्जेस लगेंगे। तो आंसर क्या रहेगा 0,5,6,6,2 26,650। कितना आंसर आएगा 26,650। मुश्किल बताओ क्या है, क्या मुश्किल है इसमें? नथिंग इज डिफिकल्ट आई थिंक, इजी क्वेश्चन है। देखो मैं तो कह रहा हूँ कि मैथ के क्वेश्चन से अच्छा तो यही है, फिर ये तो और ज्यादा इजी हो गया ना। आंसर क्या रहेगा 26,650। ठीक है, पहला ऑप्शन था 26,650। लग गया पता? अब नेक्स्ट देखो जी, नेक्स्ट था थोड़ा सा ट्रिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रिकी, वेन डायग्राम है, नो डाउट की वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। उसने क्या बोल दिया कि एम हैज 42 स्टूडेंट्स एंड सेट एन हैज 60 स्टूडेंट्स, एटलीस्ट 12 ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ इन सेट एम आर नॉट इन सेट एन। ठीक है, तो देखो जी, एक हो गया एम, एक हो गया एन। ये एम को रिप्रेजेंट करता है, ये एन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। 42 स्टूडेंट कह रहा है कि एम में है, और 60 स्टूडेंट का है एन में है, और 12 कह रहा है एटलीस्ट 12 स्टूडेंट्स who at least 12 of the students in set M are not in set N, कि कम से कम 12 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो M में होंगे और N में नहीं होंगे, मतलब कम से कम 12 स्टूडेंट जहां होंगे। ठीक है, तो बचे कितने जी? यहाँ पे 42 थे, यहाँ पे 30 आएगा, ठीक है, क्योंकि टोटल मुझे 42 करना है। ठीक है, अब इस पूरे सर्कल में देखो, अगर यहाँ पे 30 लिखा है तो यहाँ भी क्या लिखना पड़ेगा 30। ठीक है जी, अब ये मेरे पास सबसे बेसिक वेन डायग्राम बनी है। अब देखो जी, उसने कहा है कि कम से कम 12 स्टूडेंट जो है ना, एटलीस्ट 12 स्टूडेंट जो है वो एम के एन में नहीं है, 12 से कम जो है एटलीस्ट 12 स्टूडेंट इन द स्टूडेंट एम आर नॉट इन सेट एन। तो मतलब कम से कम 30 जो एन, आपसे पूछा क्या हुआ है, देखो व्हाट इज द पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ सेट एन हु आर नॉट इन सेट एम। तो यहाँ पे ये था कि कम से कम 30 स्टूडेंट ऐसे होंगे, कम से कम 30 स्टूडेंट ऐसे होंगे एन के जो एम नहीं हो सकते, कम से कम 30 से कम स्टूडेंट ऐसे नहीं होंगे जो एम में हो। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन में अगर देखा जाए तो 30 से ज्यादा 32, 30 से ज्यादा 45, 30 से ज्यादा 42, आंसर क्या रहेगा 28। मतलब 28 स्टूडेंट कभी नहीं हो सकते, कम से कम 30 स्टूडेंट तो ऐसे होंगे ही होंगे। अगर कम से कम 12 स्टूडेंट एम के एन में नहीं है तो कम से कम 30 स्टूडेंट्स एन के भी ऐसे होंगे जो एम में नहीं होंगे। ठीक है, तो इससे कम नहीं हो सकते, तो 28 कैन नेवर बी द आंसर। नोट पूछा हुआ है तो आंसर क्या रहेगा 28। थोड़ा सा ट्रिकी और कुछ नहीं है, थोड़ा सा ट्रिकी करने में वही 10-15 सेकंड का काम। ठीक है जी, नेक्स्ट देखिए जी, ठीक है जी। तो 25 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं पहले वाले। आगे देखिए क्वेश्चन, ये डाइस का क्वेश्चन है, उसके बाद ये मैथ का क्वेश्चन है, मैं देख लेता हूं एक बार। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लो, जो डाइस वाला क्वेश्चन है वो आपको मैडम करवा देंगे। मैं अभी ये सारा खत्म करके फिर मैडम हैंड ओवर कर लेंगे। ठीक है, तो क्या कह रहा है देखो इसमें कि अ कंटेनर ऑफ मिल्क वाज 3/4 ऑफ फुल ऑफ मिल्क। पहले क्या है 3/4 क्या है, मिल्क से भरा हुआ है। ठीक है, आगे उसने क्या बोल दिया कि व्हेन 5 bottles of milk has been taken out and the 3 bottles of milk were poured in it, it will be 2/3। मतलब कहने का यह है कि पहले जो है फुल और एम्प्टी का रेशियो देखो, पहले में 3:1 है, बाद में कितना है 2:1 है। अब उसने क्या बोला है कि जब मैं 5 लीटर निकाल के 5 लीटर निकाल के जब मैं मतलब सॉरी ऐसे नहीं करेंगे, इसको थोड़ा सा और आसान कर देता हूँ आपके लिए। पहले में 3/4 है और बाद में क्या आ जाता है 2/3। अब मैं आपको एक चीज अगर बताऊं
कि कुछ बोटल्स मिल्क का निकाला, कुछ उसने डाला, उससे क्या होगा भाई, मिल्क की क्वांटिटी पे फर्क पड़ेगा, लेकिन जो जिस जार में वो डाल रहा है उसकी टोटल क्वांटिटी तो सेम होनी चाहिए कि नहीं। जिस जार में वो डाल रहा है उसकी टोटल क्वांटिटी, ये जो 4 और 3 है, ये क्या होना चाहिए, सेम। सेम कर दो बस पहले, तो क्या बनेगा यहाँ पे 9/12, यहाँ पे क्या आ जाएगा 8/12, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8/12। तो देखो जी, 5 बोतल टेकन आउट एंड 3 बोतल आर पोर्ड, मतलब 5 बोतल्स निकाल के 3 बोतल और डाल दी, तो मतलब 2 बोतल्स अभी भी निकाली हुई है उसने। तो ये जो 2 बोतल उसने निकाली है ना, उसकी वजह से क्या हुआ, ये 9 जो था ये कितना बन गया, 8 बन गया था। तो ये 1 का डिफरेंस जो है वो 2 बोतल्स के बराबर है। तो 1 की वैल्यू अगर 2 के बराबर है तो टोटल जो हमारे पास जार है उसमें कितना बोतल्स पानी आ सकता है, 24 बोतल्स। कितना आ सकता है, 24 बोतल्स। बस बहुत सिंपल, और क्या चाहिए। देखो समझ आ गया ना, कितना आंसर आ गया, 24 बोटल्स। सेकंड्स का काम, रेशियो का बेसिक क्वेश्चन था ये, वन ऑफ द बेसिक क्वेश्चंस ऑफ रेशियो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। देखो ठीक है, अब ये एक और क्वेश्चन देख लो, 28th क्वेश्चन है ये। इसमें क्या बोला गया, द कॉस्ट ऑफ मोइंग स्क्वायर लॉन एट द रेट ऑफ 700 per hectare is 4375. The cost of putting a fence around the lawn at the rate of 45.5545 per meter would be in. तो हेक्टेयर क्या होता है पता है, हेक्टेयर क्या होता है, 100 into 100 मीटर्स। ये एरिया का यूनिट होता है हेक्टेयर। दिस इज 1 हेक्टेयर, 100 मीटर इंटू 100 मीटर, इसे बोला जाता है 1 हेक्टेयर। ठीक है, 10,000 मीटर स्क्वायर जो एरिया होता है उसे बोला जाता है 1 हेक्टेयर। ठीक है, तो चलो देखो, कह रहा है कि 4375 रुपीज लगेंगे। ठीक है, ठीक है, और पर हेक्टेयर कितना कॉस्ट है, 700। तो हम ये देख लेते हैं कि कितने हेक्टेयर जगह है, हम ये चेक कर लेंगे कितने हेक्टेयर जगह है। ठीक है जी, तो कैसे पता चलेगा कि टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय कॉस्ट पर हेक्टेयर। तो कितना आंसर आएगा, देखो 7 से कट करो, 625 से कट होगा, और ये कितना बन जाएगा, 625/100। ठीक है, कितना बन जाएगा, 625/100, मतलब जगह है हमारे पास 625/100 हेक्टेयर। ठीक है, अब हेक्टेयर को मीटर स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इंटू 100 करेंगे, मतलब इंटू 10,000 करेंगे। एक हेक्टेयर जो होता है ना, 1 हेक्टेयर जो होता है इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है बच्चे, तो इतनी हेक्टेयर जगह है, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 10,000 करना पड़ेगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो ये बनेगा हमारे पास टोटल। ठीक है, ये बनेगा हमारे पास टोटल एरिया इन मीटर्स। समझ आ गया जी, ये बनेगा टोटल एरियाज इन मीटर। तो देखो, अगर स्क्वायर का एरिया हमारे पास इतना है, एरिया अगर स्क्वायर का इतना है, तो साइड कितनी हो जाएगी, 250। साइड कितनी हो जाएगी हमारे पास, 250। अब साइड अगर हमारे पास 250, आपसे बोला गया है कि पेरीमीटर कवर करना है, इसका फेंसिंग करनी है, पेरीमीटर कवर करना है, तो बताइए कॉस्ट कितनी रहेगी टोटल। अगर पर मीटर स्क्वायर, पर मीटर कितना है, 45.5। तो पहले देखो पेरीमीटर कितना होगा, 4 है, इंटू 4 कर लो 1000, और उसके बाद आपने क्या करना है, 1000 इंटू जो भी रेट चल रहा है 45.45। अब आपको पता चल गया होगा आंसर क्या है। ठीक है, पता चल गया ना आंसर क्या है। अब ये क्वेश्चन का मैं मॉडरेट कहूंगा, क्योंकि हो सकता है कि कुछ बच्चों को इसका हेक्टेयर का ना पता हो, इसलिए ये क्वेश्चन क्या है, मॉडरेट है। एम आई राइट गाइस, समझ आया बच्चे सभी को, ये क्वेश्चन समझ आ गया बच्चे सभी को। मैंने क्या किया, पहले कॉस्ट से देखा कितने हेक्टेयर जगह है, हेक्टेयर थी 625/100। फिर मैंने क्या देखा कि 1 हेक्टेयर में कितना मीटर स्क्वायर होता है, तो इंटू 100 कर दिया। ठीक है, समझ आ गया ना सभी को। उसके बाद क्या था, 4a की वैल्यू थी हमारे पास, पेरीमीटर निकाल लिया 1000, और इंटू क्या कर दिया मैंने फिर प्राइस, तो 45,450। तो अभी तक देखो डीआई सारी कवर हो चुकी है, डीआई के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, मैथ के भी लगभग हो चुके हैं, रीजनिंग के अभी आपको मैडम करवा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लो थोड़ा सा, कि अगर कोई मैथ का क्वेश्चन आ जाए तो। अब ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है हमारे पास, ये सारे क्वेश्चन सब रीजनिंग के हैं। ठीक है, दीज ऑल क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन रीजनिंग। ये सिलोगिज्म का क्वेश्चन अलग तरीके से दिया हुआ उसने। तो ये सारे क्वेश्चन हमारे पास देखो बच्चे रीजनिंग के आ रहे हैं अभी। ठीक है जी, ये सारे क्वेश्चन किसके हैं जी, रीजनिंग के हैं। ठीक है, और
उसके बाद मैथ के 10 क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, जैसे ये वाले हैं, ये सिंपल वाले मैथ के और बचे हुए हैं, ठीक है। ये देखो रेशियो वाले क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, 2/3 काम करता है 6 डेज में, तो एक काम करेगा 9 डेज में। ये 1/3 करता है 8 डेज में, तो पूरा करेगा 24 डेज में। सी 3/4 करता है 12 डेज में, पूरा करेगा 16 डेज में। तो 9, 24 और 16, इसका एलसीएम लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे, इस क्वेश्चन का आपका आंसर आ जाएगा। ये तो आप कर ही सकते हो इजीली, है ना। अब ये सारे क्वेश्चन देखो सेम ही है, लग गया पता। अब ये वाले क्वेश्चन मैं आपके नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा फिर से, ये सिंपल क्वेश्चन है तो हम फिर से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। उससे पहले मैं चाहूंगा कि जहां तक मैं कर चुका हूं, मतलब फर्स्ट 45 या 50 क्वेश्चन जो हैं वो मैडम आपके साथ पहले डिस्कस कर लें, ठीक है। तो पहले वो वाले क्वेश्चन कर लेते हैं। तो बच्चे आज की क्लास में टोटल हमारे कुल मिला के 43 तक क्वेश्चन डिस्कस हो जाएंगे, ठीक है। 43 तक मैडम अभी आपको डिस्कस करवा देंगे। एक सेकंड में निकाल लो पहले, है ना। एक सेकंड। हाँ, इसमें से देखो कुछ क्वेश्चन है अर्थमेटिक रीजनिंग के, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे 42nd क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है हमसे, 42nd में आपको बता दूंगा, बाकी जितने भी बचे होंगे वो मैडम आपको बता देंगे, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है कि देयर आर 5 रूम्स। अब 5 रूम कौन से हैं हमारे पास? हॉल है, किचन है, डाइनिंग रूम है, स्टडी रूम है, बेडरूम है, ठीक है। अब उसने पता क्या बोल दिया कि देयर इज 1 लाइट इन ईच रूम, हर एक रूम में एक लाइट है, ठीक है। आगे उसने क्या बोल दिया, व्हेनेवर द किचन लाइट इज ऑन द स्टडी रूम लाइट इज ऑफ। जब किचन ऑन होता है ना, ऑन मतलब प्लस, तो स्टडी रूम क्या हो जाएगा? बंद। नेक्स्ट लाइन में उसने क्या बोल दिया, व्हेनेवर द डाइनिंग रूम लाइट इज ऑन, डाइनिंग रूम की लाइट जब ऑन होती है, किचन लाइट इज ऑल्सो ऑन, किचन की भी क्या हो जाती है? ऑन हो जाती है, ठीक है। उसके बाद उसने क्या बोल दिया, whenever the study room light is on the whole light is also on, ठीक है। तो आपसे बोला गया है कि how many lights at the most can be simultaneously on simultaneously। तो बताइए कितने रूम्स की लाइट मैक्सिमम एक साथ ऑन हो सकती है, मैक्सिमम कितने लाइट जो है वो एक साथ ऑन हो सकती हैं। तो देयर आर टोटल 5 रूम्स हैं, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या बोला गया है कि देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना है यहाँ पे कि किचन अगर ऑन होगा तो ये क्या हो जाएगा? स्टडी रूम हमारा बंद हो जाएगा। देखो टोटल 5 रूम्स है ना, तो अगर मान लो किचन ऑन होगा तो स्टडी रूम क्या होगा? ऑफ होगा। इसके अलावा बाकी सारी क्या है? ऑन है। इसके अलावा बाकी सारी क्या है? ये हमारे पास ऑन है जी। अब देखो जी, अगर मैं स्टडी रूम का बंद रखूं तो बाकी सारी की सारी क्या है हमारे पास? टोटल 5 ऑन आ रही है अभी तक, ठीक है। बट जब स्टडी रूम ऑन होता है तब हॉल की लाइट क्या होती है जी? ऑन होती है। एक चीज ध्यान रखना, जब स्टडी रूम ऑन होता है तब हॉल की लाइट क्या होती है? ऑन होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ जी, अगर मान लो स्टडी रूम हमारा हम अगर ऑन रखेंगे इसको तो हॉल हमारा ऑफ हो जाएगा। फिर सॉरी, अगर स्टडी रूम अगर हम बंद रखेंगे तो हॉल भी साथ के साथ क्या हो जाएगा? बंद। तो इनको छोड़ के बाकी कितने रूम बचते हैं हमारे पास? 4। मतलब अगर आप स्टडी रूम को छोड़ दो, बाकी कितने रूम बचते हैं हमारे पास? ये 4 रूम बचते हैं, ठीक है। तो 4 की क्या हो जाएगी? लाइट ऑन हो जाएगी। तो मैक्सिमम एक साथ आप 4 लाइट्स को ऑन रख सकते हैं। समझ आ गया ना? मैक्सिमम एक साथ 4 को ऑन रख सकते हो, क्योंकि दीज आर कॉन्ट्राडिक्टिंग ईच अदर। अगर एक ऑन होगी तो एक बंद, तो एक को बंद ही रहने दो, बाकी ऑन रख लो। तो आंसर क्या रहेगा हमारे पास? 4, ठीक है।